We are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. समझेंगे लर्निंग एंड पेडागोजी. अपने आप में एक यूनिट है 10 मार्क्स की. वैसे भी सीटेट की अगर मैं बात करूं और सीटेट के अलावा भी अगर मैं बात करूं तो ये लर्निंग का जो चैप्टर है पूछा जाता है जनरली. पेडागोजिकल कुछ क्वेश्चंस होते हैं बट ये हमने सीटेट को ध्यान में रख करके पूरा सेशन डिज़ाइन किया है. सेक्शन 3 है ये. इससे पहले इंक्लूसिव एजुकेशन है 5 नंबर का और उससे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट है 15 नंबर का और 10 नंबर का ये है. टोटल मिलकर के 30 मार्क्स बनते हैं. तो 10 मार्क्स में बहुत ही आसान से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस है सच नहीं आते हैं, है ना. तो स्टार्ट करते हैं. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद. दोबारा तो नहीं बोल रही हूँ ये बात, आप चेक कर लेना. अच्छी बात है. वैसे लर्निंग एंड पेडागोजी, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ 6-7 टॉपिक आपको मिलते हैं, लेकिन वो अगर उसको देखें हम ओवरऑल समराइज करके तो 3-4 ही टॉपिक हैं टोटल. जैसे हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न एंड व्हाई दे फेल, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, इन दोनों को आप लर्निंग में ही काउंट कर सकते हो. और बच्चों के एरर्स क्यों होते हैं, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन, ये भी लर्निंग से ही जुड़े हुए तीनों टॉपिक्स हैं. इसके अलावा 1-2 टॉपिक और हैं जैसे इमोशंस, कॉग्निशन एंड इमोशन, इसके अलावा मोटिवेशन. तो ये 4-5 छोटे छोटे से टॉपिक हैं जिनको हमें डिस्कस कर लेना है. एक नंबर में क्वेश्चन से पूछा जाता है. प्रीवियस क्वेश्चंस कैसे पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस. फटाफट से शुरू करेंगे कहानी. तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा बाकी बचे हुए 10 नंबर के लिए और ये अदर पेडागोजिकल क्वेश्चंस में भी आपको हेल्प कर देगा. चलिएगा. खैर, तो ये 10 मार्क्स का सेशन रहेगा. पेडागोजी वाला जो सेक्शन है लास्ट यूनिट सीटेट में, उसको डील करने के लिए बाकी एग्जाम्स में भी आपको मदद कर देगा, बट पर्टिकुलरली ये सीटेट के लिए है. लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर आपने ना किया हो. सीटेट में अलग से लर्निंग की बहुत कोई थियरीज आती नहीं है, जैसे पैवलव, थॉर्नडाइक, ये सब नहीं पूछे जाते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस लिए भी नहीं है, है ना. पैटर्न को ध्यान में रखते ही क्वेश्चंस को उठाया है. टेलीग्राम चैनल पे PDF कई सारी पेंडिंग हो गई हैं, 4 के करीब, वो भी आपको मिल जाएंगी. जिनको अभी भी एनरोल करना है सीटेट के बैच में वो कर सकते हैं आप करियरविल ऐप डाउनलोड करके या वेबसाइट से एनरोल कर सकते हैं. तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको वहाँ से मिल जाएगा. जो लोग D2SB की तैयारी कर रहे हैं वो भी बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, पेडागोजी स्पेशल बैच में एनरोल कर सकते हैं. तो ये रही बातें. आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे. कुछ 30-32 क्वेश्चन हैं जो इस यूनिट से, जो आजकल जिस तरह से पूछे जाते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन लगभग सेम ही रहते हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया. जैसे मास्टरी ओरिएंटेशन, मोटिवेशन, वही 2-4-6 टॉपिक्स हैं, उन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं. फटाफट से बताओ SST क्लास कब होगी यार. तबीयत थोड़ी सुधरे तो कुछ नया करें. अमृता कह रही मैम आपका बाल बढ़ गया है. अमृता पढ़ लो, है ना. वजन भी बढ़ गया है मुझे लग रहा है. मैं आजकल जो मिल रहा है खा रही हूँ हर टाइम, जूस वूस ये वो, ताकि कमजोरी दूर हो सके. कमजोरी तो दूर पता नहीं जितनी हो रही है, बट वजन जो है वो बढ़ जा रहा है. बट कोई दिक्कत नहीं, वो सब तो कर लेंगे, पहले एग्जाम तो आ जाए. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज अ मेटाकॉग्निटिव स्किल, एक मेटाकॉग्निटिव स्किल कौन सी है. परासंज्ञानात्मक कौशल को कौन सा एक ऑप्शन निरूपित करता है. फटाफट से बताइएगा. परासंज्ञानात्मक कौशल. अब एक क्वेश्चन मेटाकॉग्निशन पे आता ही है जब से पेपर ऑनलाइन हुआ. उससे पहले 2018 में पहली बार पूछा गया था मेटाकॉग्निशन, और हम उससे पहले भी डिस्कस करते थे 2018 से पहले भी मेटाकॉग्निशन. तो अमेजिंग हो जाती हैं कई बार चीज़ें कि पेपर में बाद में आना शुरू होता है, कई बार हम पहले से डिस्कस कर रहे होते हैं. सीटेट में तो ऐसा बहुत बार हो जाती हैं चीज़ें. थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग 85% लोग. देखते हैं. देखिए, रोट मेमोराइजेशन, मेटाकॉग्निशन एक अच्छी चीज़ है. मेटाकॉग्निटिव स्किल, कॉग्निशन क्या है, जहां आपकी थिंकिंग स्किल्स, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो जो कॉग्निशन एंड इमोशन वाला टॉपिक है इस यूनिट में, उसी से जुड़ा हुआ ये सवाल है ना. तो कॉग्निशन की जब हम बात करते हैं, कॉग्निशन किसको कहते हैं, संज्ञान को कहते हैं. इसको थोड़ा सा समझ लेंगे. संज्ञान को हम कॉग्निशन कहते हैं. और अगर हम संज्ञान की बात करें तो इसमें दिमाग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जिसमें भी आपका ब्रेन यूज होता है या माइंड यूज होता है, अगर मैं कहूं तो वो सब इसमें आ जाएगा. मतलब क्या हुआ, जैसे थिंकिंग, है ना. कॉग्निशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें जिनमें दिमाग लगे, थिंकिंग, रीजनिंग यानी चिंतन करना, तर्क करना, इमेजिन करना यानी कल्पना करना, ये सारे काम दिमाग से ही होते हैं. हाथों से थोड़ी करते हो कल्पना, है ना. तो कल्पना किसी का नाम है, वो बात अलग है. तो इमेजिनेशन, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान हुआ, ये सब जो है आपके दिमाग के ही काम है. आपकी लैंग्वेज जो है वो भी दिमाग के ही विकास से जुड़ी हुई है. इसी पे पियाजे ने थियरी दी है, इसी पे वाइगॉस्की ने थियरी दी है, इसी पे ब्रूनर ने थियरी दी है. ठीक है, ये सब मनोवैज्ञानिक हैं. अगर आप अभी जागे हैं तो गुड मॉर्निंग. मतलब अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो ये सीटेट में महत्वपूर्ण है. चाहे पियाजे हो, वाइगॉस्की हो, इवन ब्रूनर भी कुछ हद तक. तो डायरेक्ट उनसे नहीं आता है बट इनडायरेक्टली पूछ लेता है. तो थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितने भी काम दिमाग से होते हैं वो सब यहीं आएंगे. तो कॉग्निशन होता है दिमाग, संज्ञान, थिंकिंग एक तरह से, और थिंकिंग अबाउट थिंकिंग. जब कॉग्निशन के भी बियॉन्ड चले गए आप, बियॉन्ड कॉग्निशन,
है ना, तो वो मेटा कॉग्निशन बन जाता है। मेटा का मतलब ही है बियॉन्ड। वो मेटा, फेसबुक का मेटा हुआ था ना अभी, तो मेटा का मतलब ही होता है मेटा प्लस कॉग्निशन, तो मेटा कॉग्निशन बना। यानी मेटा का मतलब बियॉन्ड, बियॉन्ड को बोले तो हम कह सकते हैं कि परा, यानी परे। किसके परे? संज्ञान के परे, यानी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के भी एक स्टेप आगे। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ पे कॉग्निशन मतलब हम यहाँ पे थिंकिंग को मान करके चल रहे हैं कि दिमाग से रिलेटेड एक फंक्शन है, और तो चिंतन के परे या संज्ञान के परे, संज्ञान के परे, तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, है ना, मतलब थिंकिंग पे भी आप सोच पा रहे हैं, आपने कोई चीज कैसे की उस पर भी आप विचार कर पा रहे हैं, है ना। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, कि आप अवेयर हैं इस चीज को लेके भी आप अवेयर हैं, यानी आप कुछ सोच रहे हैं इस पे भी आप सोच सकते हैं, तो ये मेटा कॉग्निशन हो गया। जैसे आप अगर स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं किसी भी चीज की, स्पेशली अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, सीटेट की, तो इस स्ट्रेटेजी की प्लानिंग में आपको कई बार थोड़ा सा मेटा कॉग्निशन यूज करना होता है कि इतना टाइम है, ये चीज मैं ऐसे करने वाला हूं या करने वाली हूं। अच्छा, इस टॉपिक में अगर मार्क्स मेरे नहीं बन रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं ये वाले टॉपिक्स कर लूं। अच्छा, उस पर अगर इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा तो मैं कैसे कर सकती हूँ। जैसे कई बार हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं और मैं आपको कहती हूँ कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता, तो एक तरह से आई एम थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, मेटा कॉग्निशन हो गया वो। ठीक, तो अभी समझेंगे, खैर इस पे और थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो कॉग्निशन के बियॉन्ड मेटा कॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, चिंतन के भी परे चिंतन, चिंतन पे भी आप क्या सोच रहे हैं ये भी आप सोच रहे हैं, है ना, क्या आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। कोई आप स्ट्रेटजी अगर आपने बनाई, मान लीजिए कि यार ये वाला सब्जेक्ट ऐसे डील कर सकता हूं या कर सकती हूं, आपने कोई एक्सपीरियंस किया, पिछली बार एग्जाम दिया, चीजें ठीक नहीं हुई, आप देख रहे हैं कि क्या गलती रह गई, फिर उस हिसाब से प्लान कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करेंगे फिर, है ना। तो ये सारी चीजें मेटा कॉग्निशन में आती हैं, जो भी थोड़ी सी हायर लेवल संज्ञानात्मक कौशल हैं आपके। ठीक है जी बात, चलिए खैर, तो अभी समझते हैं कहानी। तो ये रटना तो नहीं है, इसमें तो बच्चा एक्टिव रहता है और मेटाकॉग्निटिव स्किल्स को प्रमोट किया जाना चाहिए बच्चों में। एक पॉजिटिव वर्ड है मेटाकॉग्निशन। इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स, दूसरों के व्यवहार की नकल करना, इसमें भी कोई दिमाग का इस्तेमाल नहीं हो रहा, और मेटाकॉग्निशन में दिमाग का इस्तेमाल हायर लेवल पे होगा, है ना। रटना भी नहीं, इमिटेट भी नहीं, नकल भी नहीं। थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग प्रोसेस, व्यक्ति कैसे सोच रहा है इस बारे में उसका सोचना, अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना। जैसे आपको पैटर्न समझ में आ जाता है कुछ टाइम में कि आपको कौन सी चीज परेशान करती है, या आप कुछ कहेंगे फिर सामने, जैसे फॉर एग्जांपल आपके दोस्त होंगे, आपकी मम्मी होंगी, है ना, तो उनको या आसपास के कोई लोग होंगे, तो आपको पैटर्न समझ में आ जाते हैं अपने भी कि यार इसने अब ये बोल दिया, अगर ये बोल दिया तो फिर इस बात पे मैं भड़क उठूंगी, भड़क उठी तो ये होगा वो होगा, है ना। या फिर आपको पता होता है कई बार कि मान लो किसी से कोई काम भी निकलवाने, तो उसमें भी आप दिमाग के बहुत सारे घोड़े दौड़ा लेते हो, तो वो दिमाग के जो घोड़े दौड़ते हैं वो मेटाकॉग्निशन में दौड़ते हैं। डिस्क्राइबिंग द प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग अ पर्टिकुलर डिश, देखो प्रोसीजर तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, उसमें तो रिकॉल पावर लगती है, इसमें कौन सा आपकी बहुत बड़ी थिंकिंग लग गई, है ना। कोई कह रहा है ये क्वेश्चन कल बिहार स्टेट में पूछा गया था। अच्छा नेहा, मैंने एग्जाम देखा नहीं है, मैं आजकल बहुत सारे एग्जाम्स के टच में नहीं हूँ, थोड़ा सा अलग चल रही हूँ, तो बट सीटेट पे अभी हम फोकस करके चल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, जब भी मौका मिल रहा है मुझे, तो वो मैंने नहीं देखा है। बहुत पहले मैंने बिहार स्टेट पे कुछ वीडियोस बनाई थी, देखिएगा एक बार। तो अभी तबीयत सही हो जाएगी, सब चीज़ें दिमाग में सेटल हो जाएंगी, तब करेंगे, देखना एक बार, नहीं तो इंटरनेट का सहारा, देखिएगा एक बार। अब मेटाकॉग्निशन की साइकिल है, यानी परासंज्ञान की साइकिल है, परासंज्ञान चक्र कह सकते हो आप इसको। तो ये मेटाकॉग्निशन की जो साइकिल है ये कैसे वर्क करती है, स्टेप पे भी पूछ सकता है। असेस द टास्क, जो काम आप कर रहे हैं उसका आप आकलन करते हैं, फिर आप इवेल्युएट करेंगे। सबसे पहले यहां से कहानी शुरू नहीं होती, इसमें शुरू होती है प्लानिंग से, कि आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं अप्रोच को, कि भाई मुझे ये वाला सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ना है, ये कोर्स लेना है, या फिर मैं ऐसे ऐसे इतने दिन में ये वाला सब्जेक्ट, इतने दिन में ये वाला सब्जेक्ट, फिर मॉक टेस्ट, आपने एक प्लानिंग की, तो प्लानिंग हो गया एक स्टेप। फिर आप उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं जो आपने बनाई। अब जब आप अप्लाई कर रहे हैं, मॉक देके देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि यार इससे तो नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या यहाँ समस्या आ रही है इस टॉपिक में, तो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी चिंतन कर रहे हैं और प्रकाश डाल के देख रहे हैं उस स्ट्रेटेजी पे जो आपने अप्लाई की है। फिर आप आकलन करते हैं, रिफ्लेक्ट करने के बाद असेस करते हैं टास्क को, फिर इवेल्युएट करेंगे जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, जो वीकनेस हैं, उस हिसाब, मतलब ये पूरी साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी कि आपने आकलन किया, फिर आपने देखा आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, इसी प्रोसेस में चीजें चलती रहेंगी। बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, प्लानिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग, रिफ्लेक्ट करना, रिव्यू करना, ये सब इसमें आ जाएगा।
मेटाकॉग्निशन में। और अगर इसको आम भाषा में देखें हम तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये सारी चीजें आप खुद को देख पा रहे हैं। मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि ये आप हैं, कोई कहेगा मैं क्यों मानूं ये मैं नहीं हूं, है ना, कि अब आप ये सोच पा रहे हैं कि मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कोई चीज पढ़ के या सोच करके, मेरे दिमाग में चल क्या रहा है, वॉट आई एम वंडरिंग, मैं किस चीज पे आश्चर्यचकित हूं, मैं क्या देख पा रहा हूं अपने दिमाग में, बाहर नहीं। वॉट आई एम थिंकिंग, हाउ यू आर फीलिंग, फीलिंग अबाउट फीलिंग, कि मुझे ये फील हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, फीलिंग अबाउट फीलिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस। तो ये है आपका कॉग्निशन के बियॉन्ड सोच पाना, जो दिमाग में चल रहा है उसके भी बियॉन्ड, उस पर भी आप सोच पा रहे हैं बेसिकली। अभी इस पे और भी क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है मल्टीपल टाइम्स। प्लानिंग, रिव्यूइंग, कई बार इस तरह से भी पूछ लेता है। एक और लास्ट लाइन में लिख देती हूँ यहाँ पे कि मेटाकॉग्निशन को लेके क्वेश्चन एक तो इस तरह से बन जाता है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग या रिफ्लेक्टिंग ऑन योर ओन थिंकिंग प्रोसेस। और मेटाकॉग्निशन को लेके क्वेश्चन और कैसे बन सकता है, मेटाकॉग्निशन को लेकर के क्वेश्चन ये स्टेप्स में जब भी पूछेगा तो वैसे 1 2 3 4 के स्टेप्स में नहीं पूछता है, बट फिर भी मतलब ये पूछ लेगा कि स्टेप्स कौन से होते हैं, प्लान करना, रिव्यू करना, रिफ्लेक्ट करना, स्ट्रेटेजाइज करना, स्ट्रेटेजी बनाना, ये सब आपके मेटाकॉग्निशन में आ जाते हैं। ये पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है। चलिए खैर क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन एन एटमॉस्फियर वेयर। जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, 6 से 11 वर्ष के बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं, नहीं प्राइवेट टॉक तो बहुत 3 से 6 वर्ष के बच्चों की बात है, मेटाकॉग्निशन थोड़ा हायर लेवल एबिलिटी की बात होती है। ठीक 7 बजे ही होगी क्लास सोनम कल से, बट मुझे एक क्लास लेने के बाद थोड़ी वीकनेस फील हो रही थी तो मैं इसलिए नहीं ले पाई आज 7 बजे। तो ये था कि मुझे कि छुट्टी करने से बेटर है कि हम 9 बजे ही मिल लें। वैसे भी आजकल कोई मैं बहुत तूफान नहीं उठा रही हूँ, चुपचाप से आराम ही कर रही हूँ, तो मैंने सोचा 9 बजे ले लेती हूँ। देखना, प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन एन एटमॉस्फियर वेयर। देखना कैसे वातावरण में सीखेंगे बच्चे, जो सेफ हो उनके लिए। द टीचर इज अथॉरिटेरियन एंड ऑलवेज डिक्टेट्स व्हाट शुड बी डन। तो टीचर क्या है, हिटलर है और बच्चों को आदेश देता है कि क्या, डिक्टेटर है बेसिकली, कि क्या उन्हें करना चाहिए। देखिए अथॉरिटेरियन जो स्टाइल है टीचिंग का, उसको हम बहुत अच्छा यहाँ पे नहीं मानेंगे। डेमोक्रेटिक स्टाइल होना चाहिए जहां सबको अपनी बात कहने का अधिकार हो। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग का स्टाइल भी अच्छा नहीं होता। यहाँ पे वो वाला स्टाइल है अमिताभ बच्चन वाला, कभी खुशी कभी गम वाले, कि जो कह दिया तो कह दिया। तो हिटलर शाही नहीं चाहिए क्लास में, हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज वाला टीचर चाहिए जो बच्चों की बात को सुने, अपनी बात को कहे। और पेरेंटिंग जो है, मैं ये दोनों लिख भी देती हूँ, पेपर में आ जाता है अगर कि पेरेंटिंग का स्टाइल कौन सा बेस्ट है, तो पेरेंटिंग का स्टाइल बेस्ट है अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन नहीं, अथॉरिटेटिव, जहां पे केयर भी है बच्चे को लेकर के और कंट्रोल भी है। केयर भी है यानी थोड़ा डिसिप्लिन भी है, और उसको लव वॉमिथ ये सब भी महसूस करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है बच्चे को कि मैं तो कैद में ही रहता हूं, और तो वहां पे डिसिप्लिन भी है, बच्चों से डिस्कशन होगा, चीजें सेट होंगी। और अगर मैं पेरेंटिंग इसकी बात करूं, टीचिंग स्टाइल की, तो टीचिंग स्टाइल भी फिर आपका अथॉरिटेरियन बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अथॉरिटेटिव भी ऐसे हम टीचिंग स्टाइल में काउंट करते नहीं है। टीचिंग स्टाइल में फिर आपका डेमोक्रेटिक बेटर होगा, और ऑप्शन में कुछ बचे ही ना तो अथॉरिटेटिव भी बुरा नहीं होगा, बट अथॉरिटेटिव शुड नॉट बी द राइट आंसर फॉर टीचिंग स्टाइल, और ये पेपर में दिया भी नहीं जाएगा। तो डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, जहां वो जो हमारे लोकतंत्र में बात होती है ना, बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये जो अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमें मौका देना है बच्चे को अपनी बात कहने का, और खुद चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, डेमोक्रेटिक टीचिंग होनी चाहिए, जहां आप बच्चे की बात सुन रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। और पेरेंटिंग की बात करें तो अथॉरिटेटिव बेस्ट है। तो ये एक बेसिक सी बात है। अथॉरिटेरियन ना तो इधर टीचिंग स्टाइल में बेस्ट होती है ना पेरेंटिंग में, क्योंकि अथॉरिटेरियन में सिर्फ अपनी ही बात कही जाती है। और अगर हम बात करते हैं किसकी, अथॉरिटेटिव की, तो वो इधर बेटर है पेरेंटिंग में। फिर बाकी नेग्लिजेंस वाली आती हैं जिसमें पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि कौन, वो एटीएम पेरेंट्स होते हैं, बस एटीएम मिलता है बच्चों को, बाकी पता ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। तो एक ओवर इंटेलिजेंट होते हैं जो सिर्फ बच्चों की ही चलती है, वो धृतराष्ट्र वाले माँ बाप टाइप के, ठीक है, वो भी सही नहीं है। तो ये एक बात हो गई। अथॉरिटेरियन अच्छा नहीं होता, अथॉरिटेटिव ठीक होता है एक बार को। द टीचर लीड्स ऑल द लर्निंग एंड स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी पैसिव। बच्चे को निष्क्रिय नहीं रख सकते किसी भी ऑप्शन में, वो ऑप्शन खराब है जो बच्चे को निष्क्रिय रखे, क्योंकि लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस होती है। लर्निंग में हम बच्चे को एक्टिव रखेंगे, ना कि पैसिव या निष्क्रिय, वो बैठा बैठा बस सोता रहे या सुनता रहे, भरता रहे अपने अंदर, वो जग एंड मग वाला काम नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर द मेन स्ट्रेस इज ऑन मास्टरी ऑफ रीडिंग स्किल्स एंड अचीवमेंट ऑफ मार्क्स। जहां मूल रूप से पठन कौशलों को मास्टर करने से, कि बच्चे को पढ़ने में मास्टरी हासिल हो जाए और नंबर लेकर के आए बच्चा बहुत सारा, तो ये एकदम खराब तरीका हो जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान जो है सिर्फ मार्क्स पे है, बच्चे के सीखने पे नहीं है। बच्चा एक्टिव नहीं है, रट्टाफिकेशन कर रहा है, और रटंत विद्या
चलंत नहीं, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। वेयर द सोशियो इमोशनल नीड्स फॉर द चिल्ड्रन आर टेकन केयर ऑफ। तो प्राइमरी स्कूल का बच्चा वैसे भी छोटा बच्चा है, 6 से 11 वर्ष का बच्चा है, जो आपका 1 से 5वीं कक्षा में पढ़ता है, ठीक। तो और वैसे भी अगर ये 6 से 11 नहीं होता, 11 से 14 होता, 6ठी से 8वीं का भी बच्चा होता, पेपर 2 का भी अगर ये क्वेश्चन पेपर 2 में भी पूछा जाए तब भी आंसर सेम ही रहेगा कि वो एनवायरमेंट सेफ है बच्चे के लिए जहां उसको सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, उसको एक्सेप्टेड महसूस कराया जाता हो, उसको लगे कि ये मेरी ही क्लासरूम है, टीचर मेरी बात सुनती है, यहाँ मेरे दोस्त हैं जो पढ़ते हैं, तो वो इमोशनली सेफ फील करे बच्चा वहां पे। तो 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, और इसको ऐसे भी देख सकते हो कि सोशियो इमोशनल नीड्स उसकी पूरी हो, यानी जो कॉग्निशन है, यानी जो हम पढ़ा रहे हैं स्कूल में, जो इमोशंस हैं वो क्या है, इंटरट्वाइंड हैं। क्या है ये, इंटरट्वाइंड है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इस बार मैंने बहुत पुराने क्वेश्चंस लिए नहीं है। तो ये क्या है, कई बार पूछ लेता है, ये बाय डायरेक्शनल है। ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, बाय डायरेक्शनल है यानी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जो दिमाग है आपका, जिसको संज्ञान कहते हैं, वो आपके इमोशंस को और आपके इमोशंस आपके दिमाग को, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपके जो इमोशंस हैं, अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे, अगर आपको मजा नहीं आ रहा सीखने में, तो आपका दिमाग भी बहुत अच्छा याद नहीं रखता उस चीज को, है ना। तो ये एक बेसिक बात है। फरहान कह रहे हैं मैम आप इतना सब कुछ कैसे याद कर लेते हैं। मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं सालों से डिस्कशन कर रही हूँ, समझ लेती हूँ, और मेमोरी बाय डिफॉल्ट ठीक ही है, अब तो थोड़ी खराब चल रही है, ठीक। देखना एक बार, तो कॉग्निशन की अगर हम बात करें और मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करेंगे तो हो ही जाएगा ना। देखना एक बार, है मतलब उसने क्या कहा था 4 साल पहले व्हाट्सएप पे, ये तो आप भूलते नहीं है। पेडागोजी आप भूल जाते हैं, क्योंकि एक ही दिन देखते हैं बस क्लास में, उसके बाद खोल के नहीं देखेंगे तो कहाँ से याद रहेगा, है। देखो एक बार, तो कॉग्निशन यानी संज्ञान, तो जो दिमाग है, संज्ञान और संवेग, तो संज्ञान और संवेग की अगर हम बात करते हैं, तो इमोशंस, मान लीजिए आप जॉय महसूस कर रहे हैं, तो आपकी लर्निंग भी बेटर होगी। जो लर्निंग प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस है, वो भी सही चलती है अगर आप ठीक से महसूस कर रहे हैं। तो आपके इमोशंस, यानी आपका जो 3 इमोशंस होते हैं जो जन्म से होते हैं, फियर, एंगर और लव। यानी फियर का मतलब है भय, क्रोध यानी एंगर, और लव मतलब प्रेम। तो ये 3 इमोशंस वॉटसन कहते हैं कि जन्म से होते हैं व्यक्ति में, और बाकी इमोशंस भी हैं। तो ये दिमाग को और दिमाग इमोशंस को प्रभावित करते हैं एक दूसरे को। बाई डायरेक्शनल या इंटरट्वाइंड कह सकते हो, इंटर रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि दिमाग अलग है और इमोशंस अलग हैं, या इमोशंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप पेपर में बहुत डरे हुए हैं, फियर का इमोशन है, तो हो सकता है आप जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते थे उतना अच्छा ना करें, ठीक। तो वो कॉग्निशन और इमोशन का रिलेशन है, इंटरट्वाइंड या फिर इंटर रिलेटेड। हम इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते जब तक एक व्यक्ति का नाम है जेजोंग, जेजोंग ना लिखा हो पेपर में, तब तक आप ये नहीं कह सकते, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अभिषेक जो है मल्टीपल सुपर चैट कर रहे हैं और कह रहे हैं आपसे ही सीटेट 2022 में पढ़ के पास की एक लड़की थी जिससे बहुत प्यार करते थे, छोड़ के चली गई, 1.5 साल से रिलेशन में थे, अब क्या करें समझ नहीं आ रहा, जीवन का अंत नहीं है ये अभिषेक। और है ना, मतलब आप अभी भी उतने इंसान हैं जितने पहले थे, है ना। 1.5 साल साथ रहने से क्या मतलब, जितने भी 25 साल आपको होंगे धरती पे या जब से भी आप जीवित हैं, है ना, तो वो 1.5 साल कोई पूरी जिंदगी थोड़ी ना, मतलब आपकी कि 1.5 साल पहले जीवन नहीं था और अब एकदम शून्य हो गए हैं आप, है ना। दिमाग आपका अभी भी सोच सकता है, इमोशंस का हाई है अभी लॉजिक जो है यहाँ है और इमोशंस यहाँ है। धीरे धीरे लॉजिक ऊपर आने लगेगा, समझ आ जाएगा। लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं यार, लोग मतलब कोई भी कभी भी जा सकता है, आज़ादी है लोगों को, और दुनिया से भी कभी भी जा सकता है इंसान, उस चीज़ की भी आपके हाथ में वो कंट्रोल नहीं है। मतलब थोड़ा सा दुखद है, बट कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। ऐसे इंसान को आपको रखना क्यों है जिसको रहना नहीं है आपके साथ। तो कृपया करके मैं इतना ही ज्ञान दे पाऊंगी आपको, आप इतने दुखी हैं, आप सुपर चैट कर रहे हैं, तो बताना तो पड़ेगा ही, देखो क्या कर सकते हैं। बट ऐसे नहीं सोचना होता, कुछ भी अंत नहीं होता जीवन में, लोग आते जाते रहेंगे, है ना। देखिएगा एक बार, अलग अलग तरह की समस्याएं बनी रहेंगी, ठीक, देखिएगा एक बार। तो अगर हम बात करें इंटरट्वाइंड या बाई डायरेक्शनल है, इमोशंस में ज़्यादा बह जाते हो आप लोग हैं, देखो एक बार, इंटरट्वाइंड है या बाई डायरेक्शनल है। इंडिपेंडेंट कब कहेंगे आप कॉग्निशन और इमोशन को, तो एक व्यक्ति है, जब तक उनका नाम ना आए आप इंडिपेंडेंट मत कहिएगा कॉग्निशन और इमोशन को। कॉग्निशन मतलब संडे वार्ता नहीं हुई है तो आप लोग अब ऐसे करेंगे संडे वार्ता, संडे को करेंगे, डोंट वरी, इस संडे होपफुली। कॉग्निशंस एंड इमोशन, कॉग्निशंस कब से हो गए, कॉग्निशन और इमोशंस जो हैं वो इंडिपेंडेंट कब कहेंगे कि ये अलग हैं और ये अलग हैं, तो इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र जो हैं वो होते हैं एक व्यक्ति के अनुसार इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, और उन व्यक्ति का नाम है जेजोंग। वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट हैं, बाकी सब जनरली आपको यही कहते हुए मिलेंगे कि ये इंटरट्वाइंड हैं, और अगर किसी का नाम ना भी हो तब भी आप यही मानेंगे कि इंटरट्वाइंड हैं, एक दूसरे से
जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। कोई कह रहा है मजाक बना रहे, मजाक नहीं बनाओ, कोई जिस पर गुजरती है वो जाने। हाँ ये तो सच है। देखो अभी जो दांत निकाल के हंस रहे हैं, अभी कल अपने साथ हो जाए फिर रोते मिलेंगे, लेकिन यही जीवन का दस्तूर है, इसे हमें मान लेना चाहिए। अब मैं नॉर्मली बता रही हूँ, मैं भी रो के बताऊंगी तो कैसे चलेगा बताओ। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक बार, और मैं रो भी दूंगी, मेरे को बहुत जल्दी दूसरा का दुख फील हो जाता है, फिर यहाँ पे क्लास व्लास नहीं चलेगी फालतू में, यहाँ पे सब बैठ के रो रहे होंगे। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 के भाई के साथ गलत हो गया, लड़की चली गई, यही होगा फिर। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दो यार। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम प्रैक्टिस। निम्नलिखित में से कौन सी शैली एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जानी चाहिए? फटाफट से बताओ। है यार, आप लोग रिलेशनशिप में आते हो तब तो मेरे से पूछ के आते नहीं हो, फिर जब चले जाते हैं लोग तब यहाँ पे परेशान होते हो। ये तो रिस्क हमेशा रहेगा देखो प्यार मोहब्बत में, कि लोग जा सकते हैं कभी भी, है ना, इवन आफ्टर वॉट एवर यू से कि भाई शादी हो गई थी, ये हो गया था, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में, होना नहीं चाहिए, अनफॉर्चुनेट है बट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी शैली एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जानी चाहिए? जल्दी बताओ। अब कोई इधर उधर की बातें नहीं करेगा। ये डी फॉर देवसेना कह रहा है कोई, चलो देखते हैं। 93% लोग डी कह रहे हैं। यानी डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम प्रैक्टिस, यानी पढ़ाने का पेडागोजी का तरीका जो है इफेक्टिव है, प्रभावी है, बेहतर है। कौन से एक एग्जाम्पल में? रिवॉर्ड और पनिशमेंट को यूज करने की बात ना पियाजे कहेंगे, ना वाइगॉस्की और ना सीटेट का एग्जाम कहेगा कि आप रिवॉर्ड और पनिशमेंट दे दे करके बच्चों को बस लालच में या फिर दंड के डर से पढ़ाओ। कॉम्पिटिटिव क्लासरूम नहीं चाहिए हमको, प्रतिस्पर्धा नहीं, हमें चाहिए कोलैबोरेशन चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, ना कि कॉम्पिटिटिव गला काट प्रतिस्पर्धा हमें नहीं चाहिए। हमें क्या कहते हैं उसको, कट थ्रोट कंपटीशन नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हर बच्चे के अपने अंदर जो भी क्षमताएं छिपी हुई हो, पोटेंशियल हो, उसको निकाल करके बाहर ला पाएं और एक दूसरे की मदद करके बच्चे सीखें। कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, यानी ए बच्चे का बी बच्चे के साथ कंपेयर करो, शर्मा जी के बच्चे के साथ वर्मा जी के बच्चे का कंपैरिजन करो, ये एकदम खराब तरीका है। कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है कायदे में सही तरीका है, बट हमारा समाज और हमारा जो सिस्टम है पूरा, वो पता नहीं कब हम सच में यहां तक पहुंचेंगे। क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो आप लोग तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता ही है कि कॉम्पिटिशन के हिसाब से आप तो मेरिट भी आपकी उसी हिसाब से तय होनी है 70 चीजें, बट आपका ध्यान अगेन खुद पे होना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिल करके सीख लेना चाहिए। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग है जब लोग साथ में मिल करके ग्रुप में सीख रहे हैं, एक दूसरे को मदद करके सीख रहे हैं। ठीक, तो कोलैबोरेटिव हो, कोऑपरेटिव हो, सोशल या ग्रुप में सीखना हो, ये अच्छा ही माना जाएगा पूरे सीटेट के एग्जाम में। देखो दंड से डरा करके सिखाओगे तो फिर वो सीखने के लिए नहीं सीख रहा बच्चा, सिर्फ दंड के लिए सीख रहा है। जैसे ही दंड मिलना बंद हो जाएगा वो सीखना बंद कर देगा, अगर वो सीख भी रहा है दंड से तो। हालांकि हम उसको सही तरीका नहीं मानते, बच्चे का सेल्फ एस्टीम हर्ट होता है, उससे खुद के प्रति विश्वास खत्म होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है आंतरिक अभिप्रेरणा का? आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण देखो, दो प्रकार की मोटिवेशन है, एक इंटरनल है, दूसरी एक्सटर्नल है। इंटरनल को इंट्रिंसिक भी कह देते हैं, इसको पॉजिटिव मोटिवेशन माना जाता है कि इसी को हमें बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है ना? देखो फटाफट से बताओ कि आंतरिक अभिप्रेरणा या स्वतः यानी खुद से सेल्फ मोटिवेशन एक तरह की, कौन सा एक एग्जाम्पल है इंट्रिंसिक मोटिवेशन का? पहला ऑप्शन है आ स्टूडेंट इज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट टू गेट गुड मार्क्स। देखो इंटरनल मोटिवेशन वो नहीं हो सकती जिसका रीजन बाहर हो, तो मार्क्स क्या है, गुड ग्रेड्स क्या है, रीजन बाहर है, तो ये बाहरी अभिप्रेरणा हो गई, एक्सटर्नल। इंट्रिंसिक नहीं है, ये इंटरनल नहीं है। जिसका रीजन बाहर है, जिसका कारण बाहर हो, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, इंटरनल नहीं है। इंटरनल मोटिवेशन में लोकस ऑफ कंट्रोल, सेंटर ऑफ मोटिवेशन अंदर होता है। A student is doing experiment because he is curious about the result of experiment. Curious किसको लेकर के है? रिजल्ट को लेकर के। रिजल्ट कहाँ है? बाहर आएगा, तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गई, अंदर नहीं है इसका रीजन बच्चे का। A student is doing experiment because he does not like the theory. वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है बच्चा, क्यों? क्योंकि थियोरी नहीं पसंद करता है। फिर आता है A student is doing experiment because he wants to impress his teacher. टीचर को इंप्रेस करना एक्सटर्नल मोटिवेशन है, टीचर को इंप्रेस करना एक्सटर्नल मोटिवेशन है। आप लोग कह रहे हैं सेकंड। चलिए देख लेते हैं, हो सकता है हमने गलत पढ़ लिया हो। आंतरिक या स्वतः स्फूर्त प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? अच्छे ग्रेड लाना तो होगा नहीं, एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता है। हाँ ठीक है, मतलब ये रिजल्ट
हमने नॉर्मल सेंस में ले लिया था। अ स्टूडेंट इज डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही इज क्यूरियस अबाउट द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। क्यूरियोसिटी यहाँ पे रीजन बन रहा है अगर हम देखें तो। अ स्टूडेंट इज डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही डज नॉट लाइक थियोरी क्लास। अब किसी चीज से बचने के लिए कोई काम कर रहा है तो वो फिर वहां इंटरनल तो नहीं है, रीजन फिर एक्सटर्नल ही है क्योंकि थियोरी क्लास है, ठीक है ना, तो ये एक्सटर्नल हो गया। एक्सपेरिमेंट कर रहा है क्योंकि इंप्रेस करना है किसी को, एक्सटर्नल हो गया। तो सबसे ज्यादा क्लोज जो इंटरनल रीजन है वो सेकंड ऑप्शन में ही है, जो पहली बार में पढ़ करके नहीं समझ में आ पाया था। अ स्टूडेंट इज डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज, क्या कह रहे हो, हमें तो आ गया था, आप ही को नहीं आया होगा। अ स्टूडेंट इज डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही इज क्यूरियस अबाउट द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में ये नहीं है उसका मतलब, यहाँ पे मैंने जो गलत इंटरप्रेट कर लिया था। रिजल्ट का मतलब क्या है, रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है एक्सपेरिमेंट का और नेगेटिव भी आ सकता है। तो वो इंटरेस्टेड है एक्सपेरिमेंट करने में, रिजल्ट क्या आएगा वो उसके हाथ में तो है नहीं, तो उस सेंस में यही पॉजिटिव है या इंटरनल मोटिवेशन है इसमें, क्योंकि रीजन आंतरिक है, क्यूरियोसिटी है उसकी उस काम को करने में, जिज्ञासा है, मन लग रहा है, मजे आ रहे हैं सीखने में, इसलिए सीख रहा है। तो मोटिवेशन के दो प्रकार होते हैं, 1 मिनट में देख लेंगे, आता ही है एक क्वेश्चन हमेशा। क्या हो गया भाई इसको, ठीक है। तो मोटिवेशन के होते हैं 2 प्रकार, यानी अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है, किसी काम को करने, उसको बनाए रखने और अंत तक गोल को अचीव करने की पूरी प्रोसेस है अभिप्रेरणा, ठीक है ना। इसकी मोटिवेशन की साइकिल को भी अभी समझेंगे। एक होती है इंटरनल मोटिवेशन यानी आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरी है एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी बाहरी अभिप्रेरणा जिसका रीजन बाहर हो, ठीक। अब एक्सटर्नल को इंटरनल को इंट्रिंसिक भी कह सकते हैं, और इसका जो लोकस ऑफ कंट्रोल है यानी सेंटर ऑफ मोटिवेशन, कंट्रोल कहां से होता है, जो मोटिवेशन हम कहते हैं ना, वो फैन का जो कंट्रोल है, वो फैन का रेगुलेटर जिसको हम कहते हैं, तो ये रेगुलेटर है मोटिवेशन का। सेंटर कहां है, तो मोटिवेशन का सेंटर अंदर है, क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा है। अगर मुझे कोई काम करने में मजा आता है तो मैं कहां से मोटिवेटेड होंगी, क्योंकि मुझे वो काम करने में मजा आ रहा है, मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है। मैं नहीं पढ़ाऊंगी तब भी जीवन चल ही रहा है, अच्छा ही चलेगा। तो ये क्या हुआ, ये लोकस ऑफ कंट्रोल, मतलब जो सेंटर ऑफ मोटिवेशन है वो अंदर है किसी काम को करने का। एक्सटर्नल कब होगा, अगर हम एक्सटर्नल की बात करें, यानी रेगुलेटर जो है वो अंदर है, रीजन जो है वो अंदर है। बच्चे को क्यूरियोसिटी, जॉय, ये सब अगर फील हो रहा है कि उसको अच्छा लग रहा है कोई काम करने में, उसको मजा आ रहा है, आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, कोई आपको पैसे नहीं दे रहा, कोई आपको अवार्ड नहीं दे रहा, कोई नंबर नहीं मिल रहा है आपको, फिर भी आप वो काम कर रहे हैं, तो इंट्रिंसिक है। हो सकता है नंबर मिल रहे हो लेकिन आप पढ़ इसलिए रहे हो क्योंकि आपको पढ़ने में मजा आता है, नंबर आएंगे वो सेकेंडरी है, तो वो भी इंट्रिंसिक हो जाएगा। एक्सटर्नल की अगर हम बात करते हैं तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आएगा, और इसका जो लोकस ऑफ कंट्रोल है, लोकस ऑफ कंट्रोल यानी सेंटर ऑफ मोटिवेशन यानी रेगुलेटर, अगर मैं आम भाषा में कहूं, वो जो फैन का रेगुलेटर है वो यहाँ पे एक्सटर्नल है, क्योंकि मोटिवेशन ही एक्सटर्नल है और यहाँ पे लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल है। ये पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा आगे की चीज बता के चल रही हूँ, है ना। तो ये सिंपल बात हो गई। आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना एज अ टीचर, इसको पॉजिटिव माना जाता है कि आप बच्चों में आंतरिक अभिप्रेरणा भरें, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, बच्चों को सीखने में मजा आए इसलिए वो सीख रहे हैं, रीजन अंदर हो। एक्सटर्नल वाला 4 दिन तो कर लेगा बच्चा, जब तक उसको साइकिल नहीं मिल रही, जब तक उसको नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन जब वो मिल जाएगी और उसको मजा नहीं आ रहा होगा उस काम में, तो वो 4 दिन बाद बोर हो जाएगा उस चीज से। ये लंबी रेस के घोड़े वाली बात नहीं है एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन बेहतर है कि एक टीचर इंट्रिंसिक मोटिवेशन पैदा करे बच्चों में, कि वो ये देख पाए कि उनका सच में इंटरेस्ट किस तरफ है। तो क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब मोटिवेशन की साइकिल भी पूछ लेती है। देखिए मेरी पूरी कोशिश है कि इस एक क्लास से आपका वो जो 10 नंबर की पूरी यूनिट है वो सारी कवर हो जाए, तो इसलिए मैं वो एक्स्ट्रा बातें भी बता के चलूंगी आपको जो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं पूछी गई हैं, क्योंकि आप एक ये सेशन देख लें, आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, और जो टॉपिक्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि 30 और 33 क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे आज तक के क्वेश्चन कवर हो जाए, बट टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे। समझ रहे हो ना बात को। अगर आप ये एक अकेला सेशन ठीक से देख लेते हैं तो ये 10 नंबर की जो पेडागॉजी है वो आपकी कवर्ड समझिए, बशर्ते आपने समझा है बैठ करके, आप बस क्वेश्चन का आंसर करने की जल्दी में नहीं है। साइकिल ऑफ मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा का चक्र, ये एनडीए गार्ड मैंने आपको पिछले बहुत सालों से, लिटरली बहुत सालों से, 2018 से 17 से 16 से हमने शुरू किया था, तो 16 में तो नहीं बताया होगा, बट एनडीए गार जो है एक शॉर्टकट है जो हमने बनाया हुआ है। निमोनिक भी आप कह सकते हैं। निमोनिक होता है याद रखने का तरीका, ये भी पेपर में पूछ लेता है निमोनिक किसको कहते हैं। तो निमोनिक है याद रखने का तरीका, एक टेक्निक है याद रखने की, कि हमने फर्स्ट लेटर उठा लिया सबका, तो एन फॉर नीड, डी फॉर ड्राइव, ए फॉर अराउजल, फिर गार क्या है, एनडीए लोगों को याद रहता है ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी के उससे, तो एनडीए गार है ये। तो 6 स्टेप्स हो गए टोटल मोटिवेशन साइकिल में, NDAGAR, तो टोटल स्टेप्स हो गए 6।
N फॉर नीड, यानी व्यक्ति में पहली जो सीढ़ी है, पहला जो स्टेप है मोटिवेशन का, वो है कि आपके अंदर नीड होनी चाहिए। अगर आपको नौकरी की नीड नहीं है, आप नहीं करेंगे इस एग्जाम की तैयारी। अगर आपको पेपर देना भी नहीं है फिर भी आप पढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर कोई तो नीड होगी कि आपका मन है सीटेट का सिलेबस पढ़ने का, या आपको टीचर बन जाना है सीटेट का, कल को अपने आसपास ऑफलाइन में पढ़ाएंगे। ऐसे बहुत सारे लर्नर्स हैं जो बैच लेते हैं क्योंकि उन्हें अपने आसपास पढ़ाना है। और अभी मैं कुछ टाइम पहले एक व्यक्ति से मिली थी, तो उन्होंने बताया भी कि वो दिल्ली के किसी एक पार्ट में कोचिंग चलाते हैं सीटेट की, जहाँ कुछ बच्चों को ऑफलाइन वो पढ़ाते हैं और उनका जीवन ठीक से चल रहा है, और उन्होंने ऑनलाइन लेट्स लर्न से पढ़ाई की थी। तो इस तरह वो नीड अलग होगी। तो कोई हो सकता है इसलिए देख रहा हो कि भाई उसको कल को पेडागोजी पढ़ानी है, बहुत सारे लर्नर्स इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनको एग्जाम देना है। तो नीड तो होगी, तो आवश्यकता चाहिए हमें। मोटिवेटेड अगर आप हैं कि 9 बजे आप यहाँ बैठ कर क्लास देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या कोई भी काम आप कर रहे हैं, तो पहले नीड चाहिए हमको। तो हम कहते हैं मोटिवेशन कहाँ से आएगा, तो मोटिवेशन बिना नीड के नहीं आएगा, कोई ना कोई नीड आपके पास होनी चाहिए, है ना। तो मैं कई बार कहती भी हूँ कि और हम जब भारतवर्ष में बात करते हैं कि मोटिवेशन की कमी हो रही है हमें, तो हमारे पास हमारी नीड्स ही इतनी ज्यादा हैं। अगर देखा जाए कि आप एक बार शहर में निकल जाइए, आपको रोड पे सोते हुए लोग मिल जाएंगे, आपको अपने घर की स्थितियों का पता होगा ठीक से, तो आपको मोटिवेशन आ जाएगी क्योंकि आपकी नीड है काफी। तो नीड और मोटिवेशन को एक्सचेंज में यूज कर लेते हैं एक दूसरे की जगह पे, तो नीड बराबर मोटिवेशन, कई लोग ऐसा मानते हैं। तो नीड की अगर हम बात करें तो आवश्यकता पहला स्टेप है कि आपको आवश्यकता होनी चाहिए, तब आप मोटिवेटेड होंगे उस काम को करने के लिए। ड्राइव की अगर मैं बात करूं, अब ड्राइव आएगी कि भाई नीड तो है लेकिन ड्राइव भी चाहिए, फिर सिर्फ नीड से नहीं चलेगा, कि आप में वो एनर्जी, वो चाहत है कि नहीं, वो चाहत से थोड़ी सी ज्यादा है कि नहीं, है ना। तो वो एनर्जी या प्रणोद जो थोड़ा सा आपको पुश करे कि भाई एक्शन लेना है। अब ये ड्राइव जो है कि हाँ मेरे को कुछ करना है, हो सकता है नीड हो और आप कहें अरे ठीक है यार ऐसे ही सही है, मेरे को नहीं करना कुछ, तो ड्राइव नहीं है इसका मतलब। तो ड्राइव आई, फिर ड्राइव के बाद आता है अराउजल। जब ये ड्राइव आग में बदल जाती है, अराउजल मतलब अब आप उत्तेजित हैं, अब आप रुक नहीं पा रहे हैं, आपने सोचा नीड है कि यार मेरे को ना एक नौकरी करनी। मान लीजिए कोई हाउसवाइफ है, 5 साल से उन्होंने पढ़ाई नहीं की, शादी के बाद से 7 साल से पढ़ाई नहीं की, ऐसे हमारी बहुत सारे लर्नर्स हैं और आज नौकरी भी ले चुके हैं कई जो फीमेल्स हैं। तो उनको पता है उनको नौकरी चाहिए, ठीक है, बच्चे हो गए, शादी हो गई, जो भी रीजन है, घर में शादी नहीं चल रही है, किसी का डिवोर्स केस चल रहा है, किसी को खुद से मन है कि भाई मेरे को नौकरी चाहिए, तो नीड है, ठीक। अब ड्राइव होगी, थोड़े दिन तक वो चीज चलती रहेगी, मन में तो था पहले से, एक टाइम पे इस लेवल पे आ जाएगी वो कि अराउजल है। अराउजल मतलब अब आप रुक नहीं पा रहे हैं, अब आपको एक्शन लेना ही है। तो फिर आप ऑनलाइन देखते हैं, आप आसपास कोचिंग देखते हैं, आप किताबें खरीदते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप, जब अराउजल इतना बढ़ जाएगा तो आपको गोल डायरेक्टेड बिहेवियर लेना पड़ेगा, यानी गोल की दिशा में, यानी दिशा निर्देशित व्यवहार करना पड़ेगा कि सही दिशा में आप व्यवहार कर रहे हैं। फिर होगा अचीवमेंट। अगर आप सही दिशा में व्यवहार कर रहे हैं, आपने लेट्स लर्न से जुड़ गए, आप किताबें पढ़ी, आपने मॉक टेस्ट दिए, आपने गोल की दिशा में व्यवहार किया, एक दिन आपको अचीवमेंट हो जाएगा। मॉक टेस्ट में आपको समझ आ जाएगा यार मेरा नंबर आ रहे हैं, या फिर आपने फाइनल पेपर दिया, अचीवमेंट हो गया, आप सीटेट क्लियर कर चुके हैं। अब क्या होगा, रिडक्शन ऑफ अराउजल। ये वाली अराउजल अब आपकी चली जाएगी, ये जो आग थी, ये जो उत्तेजना थी, अब ये रिडक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीटेट क्लियर हो गया। अब हमेशा थोड़े ना दुखी होकर घूमते रहोगे, हाय रे सीटेट सीटेट। अब आप सोचोगे कोई नई नीड आएगी कि D++ भी देते हैं, केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम देते हैं, कोई और एग्जाम देते हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में इंटरव्यू देकर के आते हैं, तो वो नई नीड आएगी, फिर ड्राइव होगी उसके लिए, फिर अराउजल, फिर गोल की दिशा में व्यवहार करेंगे, अचीवमेंट होगा, फिर रिडक्शन ऑफ अराउजल हो जाएगा। ये 6 स्टेप्स हैं, ठीक, इनको ध्यान में रखना है हमें। एज पर NCERT और भी कुछ साइकिल्स आती है मोटिवेशन की, बट वो जनरली पेपर में आपसे नहीं पूछी जाएंगी क्योंकि वो NCERT यही फॉलो करती है, ये 6 स्टेप वाली साइकिल, नहीं तो एक 3-4 स्टेप की साइकिल भी आती है, मतलब चलाने वाली साइकिल नहीं, समझ पा रहे हो ना आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो एग्जाम्पलीफाइज कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी। कैसी पेडागोजी? पेडागोजी का मतलब है साइंस ऑफ टीचिंग या आर्ट ऑफ टीचिंग, क्या आप पढ़ाएंगे, क्या आपके टीचिंग मेथड्स क्या होंगे, ये पेडागोजी है आसान भाषा में। तो संरचनावादी शिक्षाविदों के अनुसार, जैसे प्याजे हैं, वाइगोस्की हैं, ये सब रचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, यानी नॉलेज के कंस्ट्रक्शन पे। और आपका जो NCF है, जो आज की शिक्षा नीति है, वो भी यही कहती है कि बच्चे को आप एक्टिव रखो, बच्चे को नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने का मौका मिलना चाहिए। ये बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में। तो अगर मैं कहूं तो किस बात पे ध्यान देगी? जहां बच्चा एक्टिव होगा, कंस्ट्रक्शन करेगा नॉलेज की। भाई प्याजे कहते हैं बच्चा क्या है, लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है, ज्ञान की रचना कर सकता है, ठीक। तो स्टूडेंट्स लिसन टू द टीचर्स एंड टेक नोट्स ऑन द कंटेंट कवर्ड, यानी बच्चे जो हैं नोट्स ले रहे हैं, टीचर को सुन रहे हैं और नोट्स नोट कर रहे हैं कोई चीज, तो ये पैसिव हैं बच्चे, बच्चे एक्टिव नहीं है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, रट्टाफिकेशन हो रहा है, और ये गलत है। स्टूडेंट्स रिपीट लाउड लॉन्ग पैसेज टू मेमोराइज देम, रटना, मेमोराइज, ये भी रट्टाफिकेशन हो गया।
याद कर रहे हैं, बच्चे को हमें एक्टिव रखना है किसी एक्टिविटी में। स्टूडेंट्स लर्न द मटेरियल इन देयर टेक्स्ट बुक्स एंड टेक टेस्ट कवरिंग द कंटेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। हम सब ने ऐसे ही सीखा है ज्यादातर लोगों ने, बट ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है कि बच्चे जो है उनको मटेरियल मिल गया, टेक्स्ट बुक्स मिल गई और बुक को रट लिया, टीचर ने जो पढ़ाया बार बार लिख लिया, याद कर लिया, एंड में पेपर दे दिया साल के, ये लर्निंग है। नहीं, अभी मैं उनका नाम भूल रही हूँ, शायद कोई तो इंस्टाग्राम पे टीचर हैं और दिल्ली के किसी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं वो, तो अभी मेरे सामने कुछ दिन पहले रील आई और वो बहुत ही शायद इंग्लिश वाले सर और समथिंग ऐसा ही है, हाँ मैंने फॉलो भी किया था, मेरे को याद आ गया। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो उन्होंने, मैंने जो रील्स देखी बहुत सारी, तो उन्होंने ऐसी बहुत सारी रील्स डाली हुई हैं जिसमें वो बच्चों को एक्सपेरिमेंट, कोई नॉर्मल चीज भी वो बहुत ही एक्सपेरिमेंटेटिव वे में सिखा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि रियल लाइफ से जोड़ करके सिखा रहे हैं, जो एनसीएफ कहता है। तो ऐसे आपको टीचर्स मिल जाएंगे, बट अभी भी अगेन बहुत कम, हैंडफुल, मतलब मुट्ठी भरी हैं ऐसे लोग, बट हैं टीचर्स जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाकर के सिखाते हैं। तो ये वाला तरीका नहीं है, इसको कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं कहेंगे कि आप रट्टा लगवा दे रहे हैं, जब टेक्स्ट बुक के अलावा भी 70 तरीके हैं सिखाने के, जब आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब आप रचनावाद को फॉलो कर रहे हैं, बच्चों को आप एक्टिव रख रहे हैं। तो आवर टीचर प्रेजेंट्स हिज स्टूडेंट्स विद अ कंटेम्परेरी इशू ऑन विच दे डिस्कस एंड डिबेट। यानी एक टीचर है जो प्रेजेंट करते हैं अपने बच्चों के सामने एक कंटेम्परेरी इशू जो उस समय चल रहा है, समकालीन समय में, ऑन विच दे डिस्कस एंड डिबेट। मान लीजिए आज के समय एक मुद्दा चल रहा है कोई, और आपको कहा जाए कि अच्छा आपको क्या लगता है, ये मान लीजिए कुछ वीडियोस आपके सामने आ रही हैं, है ना, कि दहेज लेना बुरी बात है, सही बात है, ये किया उसने, कोई न्यूज में कोई मुद्दा चल रहा है, तो जिस क्लास का बच्चा है उस क्लास के हिसाब से आपको टॉपिक लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप चौथी क्लास के बच्चे के लिए ऐसा टॉपिक ले दो जिसपे उसे पता ही ना हो, तो उस पर फिर आप चर्चा कराइए जो भी उस समय के टॉपिक्स चल रहे हैं। तो बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव किस ऑप्शन में है, सबसे ज्यादा एक्टिव जो है अब्दुल्ला वो है 4th ऑप्शन में। तो जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, यही हमारा एकदम ट्रिक होता है पेडागोजी में कि वही आंसर सही है। तो हमें सक्रिय चाहिए, बच्चा एक्टिव चाहिए जो 4th ऑप्शन में है, बाकी सब में वो रट्टाफिकेशन या फिर पैसिव है, उतना एक्टिव नहीं है जितना 4th ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड इज बेस्ट सूटेड टू पॉजिटिव ग्रुप डायनेमिक्स विद इन द क्लासरूम। यानी कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए निम्न में से कौन सा रवैया रुख सर्वाधिक उपयुक्त है, बताइए एक बार। कौन सा तरीका जो है क्लासरूम की अगर हम बात करें, एटीट्यूड कौन सा बेस्ट है सिखाने के लिए, ग्रुप डायनेमिक्स विद इन द क्लासरूम, के बच्चे ग्रुप में सीखें उसके लिए। लेइंग डाउन स्ट्रिक्ट एक्सटर्नल रूल्स, देखिए हमें पनिशमेंट, एक्सटर्नल स्ट्रिक्ट रूल्स, ये सब फालतू बातें हैं, हमें बहुत ज्यादा बच्चे की भलाई की बात करती नहीं है ये। डिवाइडिंग द क्लास इनटू परमानेंट एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स नहीं होने चाहिए कि आपने बना दिया अच्छा ये टॉपर्स का ग्रुप है, ये इसका ग्रुप है, वो परमानेंट नहीं, कभी जरूरत पड़े तो मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग करनी है, ऐसे नहीं। एनकरेजिंग ऑल स्टूडेंट्स के परमानेंटली आपने ग्रुप में ही बांट दिया, नहीं, किसी टास्क के लिए आप बांटेंगे। एनकरेजिंग ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास टू डायलॉग एंड कोलैबोरेट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सही है, यहाँ बच्चे एक्टिव हैं कि वो किसी बातचीत के लिए, चर्चा के लिए, डिबेट के लिए, डिस्कशन के लिए एक साथ कोलैबोरेट करके या किसी एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ ग्रुप में सीख पा रहे हैं। एनकरेजिंग कॉम्पिटिशन बिटवीन ग्रुप्स टू एनहेंस परफॉर्मेंस, देखिए कॉम्पिटिशन एनहेंस करके या बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देके बहुत ही अच्छा तरीका नहीं है सिखाने का बच्चों को, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकते हैं कॉम्पिटिशन से मोटिवेट होते हो, बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो 3rd ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन थोड़े लेंदी रहते हैं यहाँ पे, बट अगेन अगर आप करेंगे तो पूरे नंबर भी आप ये 10 में से 10 ला सकते हैं ये वाले सेक्शन में। फटाफट से बताना। कोई कह रहा है थोड़ा फास्ट, शुरू के 10 क्वेश्चन तो कर लो ताकि मेन टॉपिक सारे निकल जाएं, फिर मैं थोड़ा सा फास्ट कर दूंगी स्पीड, अभी समझ तो लो कम से कम। हैप्पी बर्थडे मैम, अभी कहां से मेरा बर्थडे आ गया। हाँ, सिर्फ सीडीपी का कोर्स ले सकते हो यार, सीटेट के लिए सिर्फ सीडीपी नहीं ले पाओगे, फिर वो बड़ा कोर्स मिलेगा सीडीपी वाला, सीटेट में फिर आपको सारा ही लेना पड़ेगा। छोटा सा तो कोर्स है, आई थिंक 1000 रुपीज का। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 7, अ मेटाफर ऑफ जग एंड द मग is often used to depict how traditional education views teacher as a big jug pouring knowledge into the mind of a student depicted by a smaller mug. This kind of understanding is problematic because, यानी एक क्या कहेंगे, रूपक की एक अलंकार मान लीजिए आप, एक तरह से एक मेटाफर है जो यूज किया जाता है किसके लिए, जग एंड मग के लिए, कि टीचर जो है परंपरागत शिक्षा प्रणाली जो है, इसको पहले ऐसे समझना आप कि परंपरागत शिक्षा प्रणाली, परंपरागत एक होती है आपकी ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड या ट्रेडिशनल वेज ऑफ टीचिंग, ट्रेडिशनल टीचिंग पारंपरिक, पारंपरिक का मतलब है जो चला आ रहा हो, है ना, स्टीरियोटाइप भी हो जाता है इसमें कई बार। ट्रेडिशनल मेथड्स कह लीजिए टीचिंग के, या ट्रेडिशनल टीचिंग लिख देते हैं,
तो ट्रेडिशनल टीचिंग कई बार जो है चाइल्ड सेंटर्ड होती नहीं है। दूसरा तरीका है चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग, जो हम आज के समय में सारी एजुकेशन पॉलिसीज कह रही हैं, है ना। और जॉन डुई ने इस पे बात की थी, आपको याद होगा, बच्चे को एक्टिव रखना है ना। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम या टीचिंग, तो बच्चे को सेंटर में रखो, क्योंकि बच्चे के लिए स्कूल है, स्कूल के लिए बच्चा नहीं बना है, सिस्टम के लिए बच्चा नहीं है, बच्चे के लिए सिस्टम है। अभी एक मूवी आई है रिसेंटली, श्रीकांत बोला करके, श्रीकांत ही नाम है उसका, वो तो व्यक्ति का नाम है श्रीकांत बोला, तो बहुत ही प्यारी मूवी है, देखनी चाहिए सबको, आप सबको ही एज अ टीचर। तो मतलब वो क्लियरली दिखाया गया, जो हम इंक्लूसिव एजुकेशन में डिस्कस करते हैं कि भाई सिस्टम को चेंज कीजिए बच्चे के लिए, चेंज द सिस्टम नॉट द चाइल्ड। बच्चे के लिए सिस्टम है, सिस्टम के लिए बच्चा नहीं है। और ये मैं कई बार एग्जांपल भी देती हूँ मजाक में कि ऐसा थोड़ी होता है आप प्लान करते हैं अच्छा इस सिस्टम के लिए एक बच्चा पैदा करना है तो कपल मिलकर के ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, नहीं ना। मतलब सिस्टम बना किसके लिए, हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए, बच्चों के लिए। तो उस सिस्टम में, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज आना चाहिए, उसी को हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। ना कि बच्चे को थोड़ी ना आप चेंज कर सकते हो। अगर मान लीजिए बच्चे को दिखाई नहीं देता तो आप ऐसा थोड़ी कहीं से जादू कर दोगे, ठीक है ना। या फिर उसको कहोगे तुम चेंज हो जाओ, सिस्टम नहीं होगा। कोई बच्चा चढ़ के नहीं जा सकता फर्स्ट फ्लोर पे, तो आपने ना रैंप बनाया है ना लिफ्ट है आपके स्कूल में, फिर भी आप एक्सपेक्ट करें कि नहीं बच्चा फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाए, वो क्लासरूम क्यों नहीं आ सकता ग्राउंड फ्लोर पे, उस क्लासरूम को लाइए आप ग्राउंड फ्लोर पे। ये है कहानी आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन की, हमें सिस्टम में चेंज लाना होता है ना कि बच्चे में। ठीक, देखिएगा, अगर हम ट्रेडिशनल टीचिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल टीचिंग जो है टीचर सेंटर्ड है, जिसको हम टीचर सेंटर्ड भी कह सकते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड की जगह ये टीचर सेंटर्ड है, यहाँ शिक्षक केंद्रित है। और इसमें एक चीज फॉलो होती है जग एंड मग मेथड की। अगर हम बात करते हैं जग एंड मग मेथड, क्या है कि टीचर एक बड़ा सा जग है जिसके अंदर से ज्ञान जो है वो पोर होगा, टपकेगा एक तरह से एक छोटे जग में, जो कि बच्चा है जो कम जानता है। ये अप्रोच ही गड़बड़ है ना, जग एंड मग। इस अप्रोच को हम गलत मानेंगे, क्यों? क्योंकि बच्चा खाली बर्तन नहीं है, जो बात आपकी आज की एजुकेशन पॉलिसी मानती है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मानती है। यहाँ पे सिर्फ टीचर एक्टिव होता है, जबकि यहाँ टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव होते हैं। टीचर एंड स्टूडेंट बोथ आर एक्टिव, या टीचर एंड चिल्ड्रन बोथ आर एक्टिव। ठीक, तो हमें यहाँ पे एक बात ये बेसिक सी ध्यान रखनी है कि हमें बच्चे को और टीचर को दोनों को एक्टिव रखना है। बच्चा नॉलेज की रचना कर सकता है, कंस्ट्रक्ट कर सकता है नॉलेज को, यदि उसको एक्टिविटी कराई जाए, ना कि सिर्फ उसको ऐसे हम मान लें कि उसमें तो कम ज्ञान है, उसमें भर दिया जाएगा एंड ऑल। देखिएगा, समझते कहानी क्या है। स्टूडेंट्स कैरी वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस विद देम एंड लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड विद देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन विद पीयर्स। बच्चा जहां एक्टिव है वही आंसर सही है, बात तो सही है। विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं और अधिगम का निर्णय उनकी शिक्षक एवं समकालीन साथियों के साथ सक्रिय भागीदारिता से होना चाहिए। फिर आता है स्टूडेंट्स आर नाइव एंड दे कांट लर्न एनीथिंग विदाउट द टीचर। बच्चे तो भोले वाले होते हैं, वो बिना टीचर के कहाँ कुछ सीख सकते हैं। बच्चा वैसे भी तो सीखता ही है ना, हम उसको नाइव नहीं मान सकते कि वो एकदम अनुभवहीन है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। नहीं, उसको जितना अपने एज के अनुसार पता होना चाहिए पता होगा। ठीक, देयर इज नो नीड ऑफ एनी कंटेंट और टीचर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ऐसा नहीं है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ये कहती है कि आप टीचर को ही हटा दो, टीचर और बच्चा दोनों एक्टिव होने चाहिए बस। लर्निंग हैपन्स बेस्ट इफ चिल्ड्रन लिसन टू द टीचर पैसिवली। बच्चों को पैसिव नहीं रखना, निष्क्रिय नहीं रखना, एक्टिव रखना है। तो स्टूडेंट्स को हम क्या करें, ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है ये अंडरस्टैंडिंग के जग एंड मग मेथड के। मैं बड़ा बर्तन हूं जिसमें सब कुछ भरा हुआ है, ज्ञान का सागर है टीचर, है ना, ये बड़ी सी बॉटल है और एक इस छोटे से ग्लास में ज्ञान टपकाना है। ये प्रॉब्लमेटिक इसलिए क्योंकि बच्चा भी एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। बच्चों के अपने अनुभव होते हैं जो वो अपने जीवन से लेकर के आते हैं और उसी के आधार पे वो लर्निंग को क्रिएट करते हैं अपने साथियों से बातचीत करके एक्टिवली। ऐसा नहीं है कोई उनमें भर देगा ज्ञान, वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, रचना करेंगे ज्ञान की, ज्ञान को बनाएंगे, ना कि उनमें भरा जाएगा ज्ञान। तो इसलिए ये बात प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए ये बात समस्यावादी है, यह समस्यात्मक है, ये कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखना फटाफट से। एरर्स इन चिल्ड्रंस वर्क। अब एरर्स पे भी एक क्वेश्चन आता ही है, एरर्स इन चिल्ड्रंस वर्क, यानी बच्चों के कार्य में त्रुटियां जो हैं उनको हमें कैसे देखना है एज अ टीचर। फटाफट से आप बताएंगे, अब हम स्पीड पकड़ लेंगे 10वें क्वेश्चन के बाद। कंफर्म्स देयर इंटेलेक्चुअल इंफीरियोरिटी ओवर अदर्स। दूसरों के समक्ष उनकी बौद्धिक निम्नता या तुच्छता को दर्शाती है। यानी अगर बच्चे से गलती हो रही तो वो इंटेलेक्चुअली या दिमाग से कम है बाकियों से। ये बात एकदम गलत है, गलतियां सीखने का पार्ट है, आपको ये मानना है। एरर्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग। डेफिनेटली कंफर्म्स द लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस ऑन पार्ट ऑफ टीचर। टीचर ने ठीक से प्रिपेयर नहीं किया। दोष ही थोड़ी ना देना है कि टीचर और बच्चे दोनों को दोष ही देते रहेंगे। शुड बी इग्नोर्ड, इग्नोर कर देंगे तो फिर
कैसे ठीक होगी ये चीज? शुड बी थॉरोली एनालाइज्ड बाय द टीचर एंड डिस्कस्ड विद चिल्ड्रन। ये बात एकदम सही है कि जो एरर्स हैं उनको एनालाइज किया जाना चाहिए, उनका विश्लेषण होना चाहिए कि बच्चे अगर गलती कर रहे हैं किसी चैप्टर में, किसी उनके काम में कोई दिक्कत है उनको, तो उसका रीजन क्या है, कहाँ दिक्कत है, उसका विश्लेषण करें, पार्ट्स में एनालाइज करें उसको, और फिर डिस्कस की जानी चाहिए बच्चों के साथ विश्लेषण करके कि भाई यहां समस्या है। तो गलतियों पे चर्चा होनी चाहिए, बच्चों को मौका मिलना चाहिए, उनको एनालाइज किया जाना चाहिए, और अगर जरूरत पड़े दोबारा पढ़ाओ, नए तरीके से पढ़ाओ। बट ये तरीका नहीं है कि एरर्स को ये मान लो कि गलती करेगा ही नहीं बच्चा, या उसको डांटो फटकारो बच्चे को गलती करने के लिए। गलती, एरर्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग, ये अपने आप में टॉपिक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। तो सीखने का ही हिस्सा है त्रुटियां करना, और एरर्स आर विंडो टू लर्निंग, मतलब हमारे लिए एक विंडो का, एक खिड़की का काम करती हैं जो बच्चे की गलतियां हैं, ताकि हमें पता लगे हमें अपने मेथड्स में या अपने तरीकों में क्या परिवर्तन लाने की जरूरत है एज अ टीचर, कि हम अगली बार इस मेथड से पढ़ाएं तो बच्चे की ये गलतियां नहीं होंगी। ठीक है ना? तो जब आपको पता है, मान लो कोई डिफिकल्ट वर्ड है तो उसको आप स्पेल कर देते हैं या टीचर बोर्ड पे लिख देते हैं, क्योंकि आपको पता है, ये आपको पिछले एरर से पता लगा है कि आधी क्लास ने, जब आपने एक वर्ड बोला था, मान लीजिए डिस्टोपिया, हालांकि क्लास में क्या ही जरूरत पड़ेगी इसको बोलने की, डिसअपॉइंटमेंट मान लेते हैं, एक छोटी क्लास है, 3rd क्लास है, 2nd क्लास है, अगर कहीं आता है कोई ऐसा शब्द जो मुश्किल है, तो डिफिकल्ट वर्ड जब डिसअपॉइंटमेंट बोला टीचर ने तो लिख भी दिया बोर्ड पे, ये स्पेलिंग बता दी उसकी। क्यों बताइए? क्योंकि टीचर को पता लग गया, जब पिछली बार डिसअपॉइंटमेंट या मुश्किल शब्द बोला था तो क्या हुआ था, आधी क्लास ने गलत लिख दिया था। तो एरर्स से ये पता लगा कि कहां समस्या पाई जा सकती है, तो उस समस्या पे हम सुधार करा सकते हैं। ठीक है ना? तो एरर्स क्या है, विंडो का काम करते हैं हमारी गलतियों में झांकने के लिए और उनको ठीक करने के लिए। तो टीचर्स अपने मेथड्स में और बच्चों को अगली बार थोड़ा बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, तो उनको एनालाइज करने का मौका देना है अपनी गलतियों को। और एरर्स एकदम पार्ट ऑफ लर्निंग है, गलतियां नहीं हटा सकते हम। अगर गलतियां हटा देंगे, 100% गलतियां मतलब कभी होंगी नहीं बच्चों से, तो फिर वो सीखेंगे भी नहीं कुछ नया, क्योंकि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो गलतियां भी एज सच होती ही हैं। चलिएगा, खैर क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग इन मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स। क्रिटिकल थिंकिंग यानी समालोचनात्मक चिंतन को कैसे बेहतर बनाएं। अब समालोचनात्मक चिंतन की बात आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कर रही है ना? तो कई बार जैसे अब कई बार से जो है डायरेक्टली नहीं आ रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग की भी बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसी की बात हो रही है। और इससे पहले भी इस पे क्वेश्चन आता था क्रिटिकल थिंकिंग पे, बट अभी लाइमलाइट में ज्यादा आया है क्रिटिकल थिंकिंग जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, क्योंकि उन्होंने 21st सेंचुरी स्किल्स बताई हैं, कुछ 12-13 या आई थिंक उससे भी ज्यादा, 21वीं शताब्दी के कौशल, जिसमें डिजिटल लिटरेसी के, बच्चों को कंप्यूटर सिखाइए, कोडिंग सिखाइए, ये करिए। 21वीं सदी के कुछ कौशल हैं जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी पार्ट है, उन कौशलों में कम्युनिकेशन, ये सब। देखो एक बार, तो क्रिटिकल थिंकिंग यानी क्रिटिकल थिंकिंग में हमेशा बच्चे का दिमाग ज्यादा यूज होगा, सिंपल बात है। इसको आलोचनात्मक चिंतन को ऐसे नहीं देख लेना है कि क्रिटिकल मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को बुरा बोलना, वो नहीं है। यहाँ पे क्रिटिसिज्म का मतलब ही होता है कि यहाँ पे प्रॉपर लॉजिक यूज किया गया होगा, ऐसा नहीं बस आंख बंद करके कुछ भी होगा। तो क्रिटिसिज्म या क्रिटिकल थिंकिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस पे जोर दिया जा रहा है, कि बच्चे को थोड़ा डीपली सोचने को कहा जा रहा है। क्रिटिकल थिंकिंग में आप हर एक पहलू देखते हैं, ऐसी थिंकिंग जो हर एक पहलू, यानी क्या फैक्ट्स हैं, क्या डेटा है आपके पास किसी बात को कहने का, कि बस बिल्ली रास्ता काट गई तो बुरा होता है, आपने मान लिया, क्या ये फैक्ट है, इसके पीछे तथ्य क्या है, डेटा क्या है आपके पास, किसी की ओपिनियन है, किसी की अपनी एक सलाह है या अपना एक नजरिया है। तो आप हर एक पहलू से देखते हैं किसी एक चीज को, जस्ट मान नहीं लेते, आपको किसी ने कह दिया और आपने मान लिया। तो बच्चों में भी आपको ये थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करनी है कि वो हर एक पहलू से देख पाए चीजों को, ना कि सिर्फ मान लें। तो फैक्ट्स को या फेक क्या है, फैक्ट क्या है, इन सब चीजों को एनालाइज कर पाए, तो सोच पाए, बेसिकली दिमाग पे जोर लगेगा जिस क्वेश्चन में, वो ऑप्शन हो जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग वाला। आस्किंग स्टूडेंट्स टू रीड द टेक्स्ट बुक ऑन देयर ओन एंड अवॉइड डिस्कशन विद पीयर्स, यानी किताब पढ़ लो और डिस्कशन मत करो, तो दिमाग तो खुलेगा ही नहीं। अलग अलग तरह से कैसे सोचेगा बच्चा, जो किताब में पढ़ा याद कर लेगा, क्योंकि ना किसी से चर्चा की और ना उस पर विचार किया। ठीक। आस्किंग स्टूडेंट्स टू डिस्कस टॉपिक्स इन ग्रुप्स एंड कम अप विद क्वेश्चंस, ये बात सही है। बच्चा सबसे ज्यादा जहां एक्टिव है, सिंपल आंसर वही निकल आएगा यहाँ पे, है ना। पेडागोजी के 90% क्वेश्चंस तो इस बात से सॉल्व हो जाएंगे आपके, कि आपको ये देख लेना है कि बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव किस ऑप्शन में है ना। ये बात मैं कई सालों से कहती हुई आ रही हूँ कि बच्चा जहां सक्रिय है, जहां बच्चा एक्टिव है, वो ऑप्शन बेहतर है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो ये फंडा आप अपना सकते हैं। वैसे तो आप पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए कहना और सवाल पूछना, तो उससे उनकी थिंकिंग प्रोसेस जगेगी।
क्वेश्चन नंबर 3 देखना, ऑप्शन नंबर 3 देखना, प्रेजेंटेशन बाय द टीचर यूजिंग लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड एकदम बोरिंग मेथड हो जाता है क्योंकि बच्चा यहाँ पे एक्टिव नहीं रहता, और छोटी क्लास के लिए तो लेक्चर मेथड एकदम सही तरीका नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे बच्चा पैसिव बस बैठा रहेगा, नींद आ गई पीछे वालों को, चौक फेंक फेंक के मार रहा है कोई टीचर, तो ये वैसी सी स्थिति होती है। लेक्चर मेथड बहुत ही थका हुआ मेथड है, थकेला मेथड है अगर मैं कहूँ। बहुत बेहतर भी है अगर आपको बहुत सारे लोगों को एक साथ सिखाना है, कोई ऐसा है थियोरेटिकल अगर कोई चीज़ है वहाँ ही काम आ जाता है, बट इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता आज के समय में, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं। लेक्चर मेथड में अगर आप डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर इन्वॉल्व करते हैं तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो गिविंग स्टूडेंट्स होमवर्क, लेकिन प्राइमरी क्लास या अपर प्राइमरी के लिए भी लेक्चर मेथड कोई तरीका नहीं है। गिविंग स्टूडेंट्स होमवर्क टू राइट द आंसर्स टू रिकॉल, यानी याद कर सकें बस चीजें, तो याद करने के लिए कोई फायदा नहीं है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखना एक बार, क्वेश्चन नंबर 10 देखना फटाफट से। इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश एक्सपीरियंसेस दैट अ चाइल्ड ब्रिंग्स टू स्कूल, यानी यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है उनके साथ क्या करें, उन्हें नजरअंदाज किया जाए, उन्हें डिसमिस कर दिया जाए यानी नकारा जाए, बिल्ड ऑन उन्हें आगे बढ़ाया जाए, या डिसरिगार्ड कर दिया जाए, उनकी उपेक्षा कर दी जाए कि तुम्हें नहीं पता कुछ भी। देखो बच्चा जो भी लेके आए घर से, चाहे वो उसकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो यानी सामाजिक आर्थिक स्थिति हो, उसकी जाति हो, भाषा हो, कुछ भी लेकर के आए वो सब अच्छा है, वो नेगेटिव नहीं है। आपको उसी को आधार बना करके आगे, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप जाति को आधार बना लें, यहाँ पे नॉलेज की बात हो रही है, उसके अनुभवों को, एक्सपीरियंसेस को, तो वो जो भी लेकर के आ रहा है सब अच्छा है। ठीक है ना, क्लियर है बात? चलिए खैर, ओह गॉड सॉरी, नहीं इतना कोई मतलब मैटर नहीं होना चाहिए, और इसको अगर चेंज हो सकता है या इसमें कुछ कर सकते हो अचीव टारगेट, तो वो आप एक बार करा लो, अगर डिपार्टमेंट से जाके अगर कहीं पे होता होगा कुछ तो प्रावधान होगा ही, और नहीं भी है तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ के बेसिस पे कोई जो है चेक होगा। देखना एक बार, मतलब आपके पास अगर डिग्री या सर्टिफिकेट है, सब कुछ कंप्लीट है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बात हुई। देखना एक बार यहाँ पे आप देना जवाब के, तो एक बार आप चेक कर लो और फिर मेल कर देना अगर कोई समस्या का समाधान ना मिले तो। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लेकर आता है तो उनको नकारा नहीं जाए, उनको नजरअंदाज ना किया जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चे का जो अनुभव है, जो भी उसने एक्सपीरियंस किया है अब तक अपनी लाइफ में, अपने घर में, अपने आसपास या खेलने में, वो उसकी आने वाली जो इमारत बनने वाली है लर्निंग की, उसके लिए नींव का काम करेगा जो बच्चे का अनुभव है। अब नींव के ऊपर ही तो इमारत बनाई जाती है, नींव के ऊपर ही तो बिल्डिंग बनेगी या कंस्ट्रक्शन होगी। अगर नींव ही नहीं है तो फिर कैसे कंस्ट्रक्शन होगी? तो बच्चा जो भी लेकर के आ रहा है उसको आपको उस पर बिल्ड ऑन करना है, उस पर बनानी है बिल्डिंग, ना कि उसको डिसमिस करना है या इग्नोर करना है। तो बच्चा जो भी लेके आए वो अच्छा है, उससे जोड़ करके बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से, पूर्व ज्ञान से जोड़ करके आपको नया ज्ञान उसको देना है, या ओल्ड नॉलेज से न्यू नॉलेज को, नोन टू अननोन कहते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, या एग्जिस्टिंग नॉलेज से जोड़ करके आपको नई नॉलेज की तरफ उसको लेकर के जाना है। ठीक है ना, तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और बताइएगा कि बच्चे कैसे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हाउ डू चिल्ड्रन लर्न, बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं, पहला ऑप्शन है मेकिंग एंड डूइंग थिंग्स, जहां बच्चा एक्टिव है वहां सीख रहा है, वो चीजों को बनाकर वह कार्य करके, हाँ भाई बच्चा एक्टिव है, बच्चा एक्टिव है तो सीख रहा होगा। रीडिंग एंड राइटिंग, यहाँ पे भी बच्चा रीड और राइट कर रहा है तो सीख ही रहा है ना, एक्टिव तो है ही रीडिंग राइटिंग में भी। ठीक, टॉकिंग एंड लिसनिंग, जब वो बात कर रहा है या सुन रहा है दूसरे को तब भी वो सीखता है, बिल्कुल सही बात है। थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, यानी वो सोच रहा है और मनन कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, किसी एक चीज पे प्रकाश डाल रहा है, चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, तो ये यहाँ पे भी बच्चा एक्टिव ही है। तो चारों ऑप्शन में बच्चा एक्टिव ही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहीं मिल रहे हैं, हाँ मिल रहे हैं फोर्थ ऑप्शन में, तो यही सही हो गया। 90% लोग सही जवाब यहाँ पे दे रहे हैं कि बच्चे को हमें बेसिकली एक्टिव रखना है, और ये सारे ही तरीके बच्चे को एक्टिव रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि लर्निंग क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास आर स्टूडेंट्स लाइकली टू लर्न वेल, कौन सी एक कक्षा में बच्चे बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो पहला ऑप्शन है टीचर एम्फेसाइजेस पैसिव रिसेप्शन ऑफ नॉलेज, जहां बच्चा पैसिव है, निष्क्रिय है, वो तो हटा ही दीजिए। टीचर बिलीव्स ओनली चिल्ड्रन विद हाई आईक्यू कैन डू वेल इन एकेडमिक्स, ये बेवकूफ है टीचर, मतलब सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट सच बात है ये कि अगर टीचर को ये लगता है कि सिर्फ जिनका आईक्यू हाई है वो ही अच्छा करेंगे, तो ये भी अपने आप में कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। फिर अगर हम बात करें टीचर, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये गार्डनर कह रहे हैं, हार्वर्ड गार्डनर कह रहे हैं कि सिर्फ आईक्यू के आधार पर अगर हम बांटने लग गए बच्चों को, तो आईक्यू इकलौता तरीका नहीं है किसी को गिफ्टेड कहने का। आईक्यू का मतलब ये नहीं है कि अगर हम इस हिसाब से देखें तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो घोषित कर ही दिया था कि इनसे तो कुछ होगा नहीं, फिर उन्होंने वंडर्स कर दिए।
टीचर अलाउज चिल्ड्रन टू फॉलो देयर ओन पेस ऑफ लर्निंग। ये एकदम बेस्ट तरीका है कि मतलब अगर टीचर ने ये मान लिया कि भैया वही बच्चा अच्छा करेगा जिसका आईक्यू अच्छा है, फिर आप क्या करेंगे, आप बजाइए वो आता है ना हारमोनियम, बजाइए आप बैठ करके, भाई आप भी तो कुछ करेंगे, ये सिर्फ आईक्यू ही करेगा सब कुछ। तो अगर हम देखें आईक्यू अच्छा होते हुए भी चीजें नहीं बन पाएंगी, अगर अच्छे से नहीं सिखाया गया, अच्छा माहौल नहीं मिला, बच्चों को अपने पेस पे सीखने का मौका नहीं दिया गया, तो ठीक है ना, सिर्फ अकेला आईक्यू थोड़ी कुछ करेगा। तो टीचर अलाउज चिल्ड्रन टू फॉलो देयर ओन पेस ऑफ लर्निंग, यानी वहां बच्चा अच्छा सीखेगा जहां शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। बच्चे का, हर एक बच्चे की अपनी गति है, अपना पेस है सीखने का, अपनी स्पीड ऑफ लर्निंग है ना। कोई बच्चा थोड़ा धीमे सीखता है, किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को किसी मेथड से समझ आएगा, तो अपने पेस पे सीखने देना है बच्चे को। जो फास्ट सीखता है उसको उस तरह से सिखाना है, ठीक। फिर आता है फोर्थ ऑप्शन, टीचर फॉलोज स्टैंडर्ड करिकुलम फॉर ऑल चिल्ड्रन। देखिए स्टैंडर्ड नहीं, डिफरेंशिएटेड चाहिए हमें, इंस्ट्रक्शन भी, करिकुलम भी फ्लेक्सिबल चाहिए। स्टैंडर्ड तो सबके लिए सेम हो जाता है, जबकि हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, चेंजेस चाहिए बच्चों के अनुसार, क्योंकि सारे बच्चे सेम नहीं है, तो सबको हम सेम मेथड से या सेम ही करिकुलम नहीं होना चाहिए, उसमें अंतर होने चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं आपकी जो ईवीएस वगैरह की बुक्स भी हैं, एक चैप्टर होगा साउथ इंडिया के बारे में, दूसरा होगा किसी और चीज के बारे में, तो वो एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी ही है। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी के लिए किताब अलग हो जाएगी। करिकुलम का मतलब ये थोड़ी, करिकुलम में तो सब कुछ आ जाता है, सारी एक्टिविटीज जो भी स्कूल में हो रही है। इतनी बात क्लियर है? चलिए आप फटाफट से जवाब दे दीजिए। मैम फास्ट कराओ। अब बस हम फास्ट करेंगे क्योंकि अब ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। अब फटाफट आपको क्वेश्चंस करते जाना है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जो लोग पहली बार भी देख रहे थे अब उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी ही होगी, मुश्किलात का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट है। आप लोग इतनी संख्या में आज रात को 9 बजे जुड़े हुए हैं, मतलब आप लोग 9 बजे ही फ्री होते हैं क्या? कल हम 7 बजे रखेंगे क्लास, देखेगा एक बार, फटाफट से बताना। चलिए खैर समझते हैं कहानी क्या है, देखना एक बार। 86% लोग फर्स्ट कह रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज प्रमोटेड थ्रू। समस्या समाधान जो टॉपिक है वो लर्निंग से ही जुड़ा हुआ है, थिंकिंग एंड लर्निंग से, तो इसी यूनिट में आ जाता है। हालांकि बहुत डीप में समस्या समाधान पे क्वेश्चन नहीं आते, जब पेपर ऑनलाइन हुआ था तो 1-2 बार पूछे गए थे, तो बहुत ज़्यादा स्टेप्स के रट्टे लगाने की जरूरत नहीं होती। तो एक तो आपको बेसिक बात ध्यान रखनी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होगी। पहला स्टेप होगा अवेयर हैं आप समस्या के प्रति, आप जागरूक हैं कि समस्या है क्या, ये है फर्स्ट स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग में। हिंड्रेंस क्या होती है और इसमें सहायता क्या करता है, ये बहुत बार पूछ लिया गया है आज तक स्टेप्स के अलावा। समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होगी? एनालॉजिकल थिंकिंग से, यानी तार्किक सोच। अब तार्किक सोच तो चलो हिंदी वालों को तो ईजी हो गया होगा, लेकिन एनालॉजिकल थिंकिंग का मतलब डायरेक्ट तार्किक ही नहीं होता। एनालॉजिकल का मतलब क्या होता है अभी समझेंगे। बच्चे को पैसिव तो रख नहीं सकते, तो ये तो गलत हो गया। रिस्पॉन्स सेट भी एक ही तरीका काम करता है आपके दिमाग में, है ना, कि मतलब एक तरीका सेट हो गया, बस वो जरूरी नहीं है सही ही हो सकता है जो चीज आपको पता है, आपसे कोई कुछ पूछेगा और आपको गुड गर्ल बनना है तो आप एक ही जवाब देंगे, यानी एक ही तरीका सेट हो गया, बस किसी भी बात का जवाब एक ही है। जैसे आपकी मम्मी को लगता होगा सारे जो फसाद की जड़ है वो सिर्फ आपका फोन है, उसी की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उसी की वजह से आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं, उसी की वजह से आप खाना नहीं खा रहे हैं, सारे रीजंस जो है वो फोन ही है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करें फंक्शनल फिक्सनेस की, फंक्शनल फिक्सनेस, अब रिस्पॉन्स सेट क्या है, ये भी प्रॉब्लम है। पैसिव है, अगर बच्चा बस रट्टा लगा रहा है तो कहां से प्रॉब्लम सॉल्वर बनेगा, नई प्रॉब्लम आएगी, सॉल्व भी नहीं कर पाएगा। फंक्शनल फिक्सनेस, कार्यात्मक स्थिरता, ये भी एक तरह की प्रॉब्लम ही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये भी बाधा ही बनती है। क्यों? क्योंकि फंक्शनल फिक्सनेस क्या है, आज से 20 साल पहले कोई तरीका आपके लिए काम कर गया था, आज भी आप उसी तरीके पे लगे हुए हैं, है ना, तो वो फंक्शनल फिक्सनेस है कि नहीं ये तो ऐसे ही होता है। मान लो पेन है तो पेन को तो सिर्फ लिखने के लिए ही यूज करेंगे, भाई जरूरत पड़े तो लोग तो उसको बन बनाने में भी यूज करते हैं बालों के, है ना। लोग तो अलग अलग तरह से बहुत सारे तरीके हो सकते हैं किसी एक चीज को आप यूज करने, एक मान लो अगर मैंने मान लूं कि मेरे को एग्जांपल देना है फोन का, तो मेरे पास फोन ही होना चाहिए, जबकि मैं रिमोट को भी फोन की तरह एग्जांपल की तरह यूज कर सकती हूँ। तो फंक्शनल फिक्सनेस है कि किसी एक तरीका, जो भी ट्रेडिशनल तरीका है बस उसी को मानना, किसी चीज को डिफरेंट वे में देखा जा सकता है ये नहीं मानना। एनालॉजिकल थिंकिंग बेटर है यहाँ पे, ये हेल्पफुल होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। एनालॉजिकल थिंकिंग होती है कि आपको एक स्थिति में जो चीज आपके लिए काम की या यूज में आई आपके, उसी तरह की अगर दूसरी समस्या आती है तो आप पहले एक्सपीरियंस को यूज करके नई समस्या पे जा सकते हैं। एनालॉजी है ना। एनालॉजी फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारी आंख जो है या कैमरा जो है हमारी आंख के जैसा, ये एक एनालॉजी है जिससे आपको आसानी से समझ में आ गई चीजें। चलिएगा आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो समानता दर्शानी है, बेसिकली एनालॉजी में समानता होती है दो सिचुएशंस में। तो आप पुरानी एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने, बहुत ही अलग सा एग्जांपल है,
मतलब अलग सा, मतलब आज के ज़माने में हो गया, नहीं तो हमारे लिए तो होता था स्कूल में कि हम स्कूल जाते हुए अगर साइकिल की चेन उतर गई है और 4 में से एक ही इंसान को आती होगी वो चढ़ानी वापस, तो अगर मैंने वो पहले कभी चेन चढ़ाई है तो मेरे पास वो अनुभव है कि मैं प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज करूंगी और उसको ठीक कर दूंगी। तो ये क्या हुआ, एनालॉजिकल थिंकिंग एक तरह से, या उसको दूसरी सिचुएशन में भी अगर मैं यूज कर पा रही हूँ सेम एक्सपीरियंस को, तो भी वो एनालॉजिकल थिंकिंग है। चलिएगा, खैर, चिल्ड्रंस मिसकंसेप्शंस इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता ही है। चिल्ड्रंस मिसकंसेप्शंस यानी बच्चों की भ्रांतियां व त्रुटियां। अब इसको मिसकॉन्सेप्शन एंड एरर्स की अगर हम बात करें, या त्रुटियां भी, मिसकॉन्सेप्शन को और क्या क्या कह सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है आपके जो सिलेबस में भी, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कह करके इसको दिखाया गया है। तो अगर मैं कहूं ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन, कॉन्सेप्शन का मतलब होता है अवधारणा या कॉन्सेप्ट, अगर मैं कहूं तो, ठीक। या फिर इसको और क्या कह सकते हैं, मिसकॉन्सेप्शन, जो अभी लिखा हुआ था मिसकॉन्सेप्शन। हालांकि आज के समय में हम मिसकॉन्सेप्शन ना कह करके इसको ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं, इसको और भी नामों से आ सकता है, ये नाइव कॉन्सेप्शंस। नाइव कॉन्सेप्शंस भ्रांतियां हैं बेसिकली बच्चों की, कि बच्चे को लग सकता है कि जब आप पढ़ा रहे हैं वाटर इज कलरलेस, यानी पानी का कोई रंग नहीं होता, तो बच्चे ने देखा हुआ है तालाब में हरे रंग का पानी या ये रेड कलर का वाटर, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो तालाब में जब उसने हरे रंग का पानी देखा हुआ है तो वो तो कहेगा नहीं नहीं मैम, पानी का तो रंग होता है, मैंने तो हरे रंग का पानी देखा है। तो ये ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है, क्योंकि वो अपने अनुभव के आधार पे कह रहा है। जब ट्रेन जा रही होती है कहीं से और वो ट्रेन में गया है बच्चा, और उसको लगता है, हमें भी बचपन में लगता था कि पेड़ जो है साथ में चल रहे हैं, जबकि पेड़ साइंटिफिकली साथ में नहीं चल रहे हैं, वो आपको लग रहा है अपने अनुभव के आधार पे। तो इनको हम मिसकॉन्सेप्शन या बच्चे की जो है मिसकॉन्सेप्शन कहने की बजाय, या रॉन्ग कॉन्सेप्शन कहने की बजाय, हम क्या कहते हैं इनको, नाइव या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस की वैकल्पिक अवधारणा है, बच्चे के सोचने का वैकल्पिक तरीका है कि ऐसे भी सोच सकता है, वो अपने अनुभव के बेसिस पे बता रहा है। तो इसको हम सिरे से नकार नहीं देते, मानते हैं और फिर इस पर डिस्कशन करते हैं ताकि ये चैलेंज होकर के ठीक हो जाए, क्योंकि साइंटिफिकली ठीक नहीं होता, बट बच्चे के अनुभव के आधार पर ठीक होता है। ठीक, तो ये सारी बातें मतलब इसको एक्सेप्ट करेंगे और इस पर चर्चा होगी, डिस्कशन होगा। आर एक्सट्रीमली डेट्रीमेंटल टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। डेट्रीमेंटल मतलब रुकावट है, बाधा है, हानिकारक है सेहत के लिए। बापू थोड़ी है उसका दंगल मूवी में, हालांकि वो थे नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ही गंदा जोक था, प्लीज इग्नोर करें इसको, प्लीज पार्डन माय सेंस ऑफ ह्यूमर आजकल। देखिएगा, आर एक्सट्रीमली डेट्रीमेंटल टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, पीजे था ये, पुअर जोक। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बेहद हानिकारक है। क्यों भाई, भ्रांतियां या त्रुटियां जो है सीखने का पार्ट है, अभी तो हम बात कर रहे थे, पार्ट ऑफ लर्निंग है, सीखने का हिस्सा है। तो ये गलत कैसे हो गई, ये गलत। हाँ, जैसे हमें लगता है कि भाई मून जो है या सूरज या चांद हमारे साथ साथ चल रहा है, तारे हमारे साथ साथ चल रहे हैं, चांद तो स्पेशली, तारे तो चलो फिर भी अलग अलग होते हैं बहुत सारे। भाई यही लेवल पूछा जाता है रोहित, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा बस भ्रमित करने के लिए जबरदस्ती में टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन कराऊं, उसका कोई पॉइंट नहीं। अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम कर लेते हैं, जो आपको जितना कराया जा रहा है, 1 नंबर भी इधर उधर हो जाए तो बताना, बट आपके दिमाग में होनी चाहिए ये चीजें जो हमने डिस्कस की है। ठीक, और ये ऐसा हो चुका है सालों साल, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही कह रही हूं। तो ये डेट्रीमेंटल है नहीं। शो देयर इरेशनल वेज ऑफ थिंकिंग, के वो तो इलॉजिकल है, अविवेकीय नहीं, वो उनका सोचने का ऑल्टरनेटिव तरीका है। सर्व, अपने अनुभव के आधार पे, सर्व एज सिग्निफिकेंट इनरोड्स टू चिल्ड्रंस थॉट्स। बिल्कुल वही बात जो मैंने आपको कही थी, विंडो है लर्निंग में, गलतियां जो हैं सीखने की प्रक्रिया में एक खिड़की का काम करती है, कि आप देख पा रहे हैं बच्चे की गलती से कि वो सीखता कैसे है। तो अगर वो गलती आप पकड़ नहीं पाते, आप देख ही नहीं पाते वो कैसे सोचता है या कैसे सीखता है, तो बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती हैं जो बच्चे की गलतियां या उसका जो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है, नाइव कॉन्सेप्शन है या मिसकॉन्सेप्शन है। कंफर्म देयर इंफीरियोरिटी, नहीं इंफीरियर नहीं हो गए वो इस बात से। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा फटाफट से, ये क्या कहता है, ये कहेगा कुछ तो कहेगा ही, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, डैश इज अ साइन दैट द लर्निंग एक्टिविटीज हैव बिकम मैकेनिकली रेपिटेटिव फॉर द चाइल्ड एंड आर नॉट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कौन सी एक चीज इस बात का संकेत देती है कि जो काम है वो यांत्रिक बन गया है, रेपिटेटिव बन गया है, दोहराव वाला बन गया है, और बच्चे की अब उस काम में रुचि नहीं रही है। किस बात से आपको पता लगेगा, फटाफट से आप बताएंगे। ये वाला ही जो 10 नंबर की पेडागॉजी है ना लास्ट की, वो इजी ही आती है, ये 10 नंबर मुश्किल नहीं आते। जो भी आपने बाकी की 2 यूनिट्स में पढ़ा है उन सबको लागू करना होता है बस इस यूनिट में, सीटेट की मैं बात कर रही हूँ। तो इसको, ये अगर आप कोई भी सेट उठा करके देख लीजिए वो आपको आसान ही मिलेंगे। एक आध क्वेश्चन कोई मिल गया तो मिल गया, इक्का दुक्का वो भी, लेकिन जो आते हैं जनरली क्वेश्चन बार बार वो इसमें इजी ही आते हैं। ठीक है ना, चलिए खैर इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी।
डेली लेंगे भाई अब क्लास, देखना एक बार। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो मैकेनिकली रिपीटेटिव है टास्क या बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, तो जॉय, अगर आनंद आ रहा है बच्चे को तो इस बात से पता लगेगा नहीं भाई इसका मतलब तो इंटरेस्टिंग टास्क है। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा है बच्चे में तो इंटरेस्टिंग है टास्क। एक्साइटमेंट बनी हुई है, अगर पॉजिटिव इमोशंस बच्चा फील कर रहा है तो लर्निंग तो फिर पॉजिटिव हो रही है। बोर्डम कहाँ है यहाँ पे, मैकेनिकल कहाँ हुआ? मैकेनिकल तब होगा 2 एकम 2 2 दूनी 4, सेम चीज रिपीट हुई जा रही है, मतलब पता नहीं है बच्चे को। तो पॉजिटिव इमोशंस को अगर वो एक्सपीरियंस कर रहा है, अगर इमोशंस पॉजिटिव हैं, है ना, तो अच्छी हो रही है लर्निंग। लेकिन बोर्डम अगर वो महसूस कर रहा है, जो कि एक नेगेटिव इमोशन कह सकते हैं हम यहाँ पे, ऊब गया है अगर बच्चा, तो इसका मतलब वो रिपीटेटिव हो गई है कोई चीज, बस रटने वाली हो गई है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है भाई? असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। असर्शन क्या कहता है? लर्निंग शुड बी फैसिलिटेटेड बाय इंड्यूसिंग फियर ऑफ पनिशमेंट इन चिल्ड्रन। यानी अधिगम को या लर्निंग को हम सुसाध्य बना सकते हैं, सीखने को बेहतर बना सकते हैं यदि बच्चों में डर का माहौल पैदा कर दिया जाए, उनमें पनिशमेंट का भय ला दिया जाए। तो डर का माहौल, पनिशमेंट, रिवॉर्ड, ना तो हमें पनिशमेंट का डर और ना रिवॉर्ड का लालच कि तुमको फर्स्ट आओगे ट्रॉफी मिलेगी, ये दोनों ही चीजों से परे लेकर के जाना है बच्चे को। हालांकि प्रैक्टिकली कितना कब हो पाएगा वो हम देखेंगे आने वाले समय में, बट हो भी रहा है पहले से। हमें उस स्थिति पे लेके जाना है बच्चे को जब वो कहे, आपको याद होगी मूवी 3 इडियट्स, जो वो आर माधवन का कैरेक्टर है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो कहता है कि कोई बात नहीं पापा, सस्ता कैमरा होगा, छोटी गाड़ी होगी, छोटा घर होगा, बट मैं खुश होऊंगा, ये वाला काम ही कर लेता हूँ, इंजीनियर ना बन के कैमरा पर्सन बन जाता हूँ। तो वो क्या है, वो ना पनिशमेंट के डर से है कि भाई बहुत बड़ा बंगला नहीं मिलेगा या ये हो जाएगा अगर ऐसा होगा तो, और ना ही रिवॉर्ड का कोई लालच है वहां पे। तो हमें दोनों को साइड करना है यहाँ पे। फियर ऑफ पनिशमेंट से अगर हम सिखा रहे हैं तो ये बात गलत है कि लर्निंग को आपको फियर ऑफ पनिशमेंट भर दो बच्चे में, जैसे पुराने समय में होता था, आज भी कई जगह पे होता ही है। तो ये एकदम गलत तरीका है, ये स्टेटमेंट गलत है कि लर्निंग में भय पैदा कर दो तो अच्छा सीखेगा बच्चा। रीजन क्या है? रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट आर हाईली इफेक्टिव इन एंश्योरिंग मीनिंगफुल लर्निंग। देखिए, रिवॉर्ड और पनिशमेंट, यानी आपको स्कूटी दिला देंगे, ये कर देंगे, पनिशमेंट मिल जाएगी अगर नहीं पढ़ोगे तो इससे बच्चा अगर सीखता भी है तो वो रोट लर्निंग है, वो मीनिंगफुल लर्निंग तो नहीं हो सकती। मीनिंगफुल लर्निंग कब होगी? मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए आज की दुनिया में। मीनिंगफुल तब होगी लर्निंग जब आपके जीवन से जुड़ेगी, बच्चे की लाइफ से जुड़ेगी, नहीं तो वो रोट लर्निंग है। और रटंत विद्या चलंत नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है कि रिवॉर्ड पनिशमेंट से प्रभावी अधिगम होता है, अर्थपूर्ण अधिगम होता है। नहीं, रटना होता है इससे, अगर डर से करते हुए हैं। तो ये दोनों ही बातें गलत हैं। फोर्थ ऑप्शन आप लोग 86% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। चलिएगा, खैर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर है 17। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17? फटाफट से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की बात। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग, यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? 2 कारक होते हैं, P&E, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बाकी सारे कारक जो हैं इसी के अंदर आ जाएंगे। फटाफट से बताइएगा कि पर्सनल और प्रीति ठीक है, बताइए फटाफट से। निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? प्रभावित करता है, प्रभावित तो मुझे लगता है लगभग सारी ही चीजें कर देती हैं, जो भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, है ना, चाहे पॉजिटिवली करें या नेगेटिवली करें, बट कर देती हैं। बच्चे का इंटरेस्ट, यानी उसकी रुचि है किसी काम को करने में या नहीं। हम बोलते हैं ना कि अगर किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप उसको क्लास में बिठा लीजिए, बट दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो रुचि ही नहीं है तो नहीं सीख पाएगा। तो रुचि प्रभावित करेगी अधिगम को? बिल्कुल करेगी। जो इंटरेस्ट है वो प्रभावित करेगा। अगर आपका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, आप पढ़ते हैं, टीचर अच्छा पढ़ाता है, इंटरेस्ट आ जाता है तो आप पढ़ने लगते हैं, तो इंटरेस्ट प्रभावित करता है लर्निंग को। परसीव्ड रेलेवेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट, यानी संकल्पना की कथित प्रासंगिकता। अगर मुझे साइकोलॉजी पसंद है और मेरे लिए वो रेलेवेंट है तो मैं साइकोलॉजी पे कोई मुश्किल किताब पढ़ लूंगी। अगर मेरे लिए साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट ही नहीं है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता साइकोलॉजी में क्या है, तो मैं वो नहीं पढ़ूंगी। इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट बच्चा सीख रहा है, जो कॉन्सेप्ट या जो सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है, क्या उसके दिमाग में परसीव्ड रेलेवेंस है, उस चीज की इंपॉर्टेंस है। अगर मेरे लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है तो मैं लूंगी, नहीं तो मैं कहूंगी कोई बात नहीं, क्या ही फर्क पड़ता है ना, इतना सब कुछ तो है इंटरनेट पे। तो संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, यानी परसीव्ड रेलेवेंस, कि बच्चे के दिमाग में ये सेट हो भाई पढ़ लो, पेपर है। अगर ये इंपॉर्टेंस नहीं होगी कि पेपर है या करना है क्लियर, तो आप नहीं पढ़ रहे होंगे। अगर उस सब्जेक्ट की, उस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस नहीं होगी। जब भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाती हूँ, जब भी हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे होते हैं, लिख देते हैं भाई ये 10 नंबर का टॉपिक है, ये 5 नंबर का टॉपिक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि उस टॉपिक की वेटेज कितनी है, महत्ता कितनी है। तो ये बात भी प्रभावित करेगी कि परसीव्ड इंपॉर्टेंस है या नहीं उस कॉन्सेप्ट की। डेवलपमेंट लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर किसी को पढ़ाई जरूरी नहीं लगती तो वो कहां से पढ़ेगा? जिसके दिमाग में इंपॉर्टेंस है तो वो पढ़ेगा। डेवलपमेंट लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी बच्चे का विकास किस एज का है, वो किस हद तक विकास हुआ है, तो उसी तरह की चीजें सिखाएंगे आप। स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग के मेथड्स क्या है, पेडागोजी कैसी है, पेडागोजी मतलब पढ़ाने के तरीके कैसे हैं,
तो ये भी प्रभावित करेगा अगर टीचर के अच्छे तरीके हैं तो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो ये चारों ही बातें सही हैं। मुझे बार बार लग रहा है जैसे फोन बज रहा हो। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चारों बातें एकदम सही है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग की जब हम बात कर लेते हैं तो एक बार हम देख लेते हैं कि दो प्रकार के हम फैक्टर्स पढ़ते हैं, पर्सनल और ये हम आज बैच में भी पढ़ रहे थे, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो पर्सनल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे यहाँ पे। पर्सनल फैक्टर्स व्यक्तिगत कारक होते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले, जो व्यक्ति से संबंधित हैं यानी बच्चे से संबंधित हैं। ठीक, जैसे उसकी एज हो गई, उसका इंटरेस्ट है, किसी काम में रुचि है कि नहीं है, मैचुरेशन, क्या वो उस चीज के लिए परिपक्व भी है या नहीं। एक 5वीं क्लास के बच्चे को अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक पढ़ा रहे हैं बहुत ही फिजिक्स में बड़े लेवल पे जाकर के, तो उसको कहां से समझ में आएगा वो, क्योंकि अभी उस चीज के लिए परिपक्व नहीं है उसका दिमाग, बॉडी उस चीज के लिए, स्पेशली दिमाग। नीड्स, बच्चे की नीड है या नहीं उस चीज को लेके, उसमें क्षमता है या नहीं है, एप्टीट्यूड उसके अंदर उस स्किल को सीखने का एप्टीट्यूड है कि नहीं है। मान लीजिए मेरे अंदर सिंगिंग को लेके एप्टीट्यूड ही नहीं है कि मैं बहुत अच्छा गा पाऊं, और मैं लगी पड़ी हूं कि मुझे तो सिंगर ही बनना है और मैं हूं बाथरूम सिंगर एक्चुअल में, तो दिक्कत हो जाएगी। एप्टीट्यूड भी तो चाहिए भाई। सारे टॉपर्स अगर अच्छे टीचर बन पाए तो फिर एप्टीट्यूड टीचिंग का मैटर ही नहीं करेगा। टीचिंग का एप्टीट्यूड आप कैसे कह पाने कि एक टीचर जो है क्योंकि वो बड़ा अच्छा पढ़ाता है, भाई जरूरी नहीं है बहुत टॉपर रहा हो अपने जीवन में, है ना, तो हो सकता है बैक बेंचर हो लेकिन अच्छा पढ़ाता है, मतलब टीचिंग का एप्टीट्यूड है। ठीक, कई बार जो लोग बहुत, मैं मतलब कई बार उदाहरण भी देती हूँ, मेरे खुद के भी दोस्त हैं एक दो जो बहुत अच्छे ब्रिलियंट बच्चे रहे अपने टाइम पे, गिफ्टेड टाइप के और एकदम टॉप करने वाले, बट उनको पढ़ाने के नाम पे रोना आता है, और उनमें से एक तो टीचर भी है। तो वो टीचर होते हुए भी यही कहता है, यहीं दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में, पहले केंद्रीय विद्यालय में था, कि यार मेरे को पढ़ाने में जीरो इंटरेस्ट है, मेरे से पढ़ाया जाता नहीं है, बट वही ये नौकरी वाली दिक्कत है। तो एप्टीट्यूड्स की अगर हम बात करें या फिर मोटिवेशन की, बहुत सारे लोग तो ये सच बोलेंगे भी नहीं, है ना। मोटिवेशन की, बच्चे का मोटिवेशन लेवल है या नहीं है सीखने का, सिखाने का। इमोशनल कंडीशन की अगर हम बात करें कि इमोशनली वो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई और समस्या तो नहीं है, कोई इमोशनल अब्यूज तो नहीं हुआ, तो ये सब पर्सनल फैक्टर्स हैं बच्चे से संबंधित। एनवायरमेंटल फैक्टर कौन से हैं? वातावरणिक कारक। तो ये वातावरण वाले कारक होंगे, जैसे टीचिंग का मेथड क्या है, तो वो पर्सनल फैक्टर नहीं है, वो तो एनवायरमेंट में है, स्कूल में है, स्कूल का क्या माहौल है, शोर शराबा है, शांति है। नेचुरल फैक्टर्स हो सकते हैं, कहीं कोई बाढ़ आ गई, कुछ हो गया। सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, होम और स्कूल से संबंधित। कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं, लर्निंग मटेरियल कैसा है, टीचिंग लर्निंग के मेथड्स कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ कैसा रिश्ता है, बहुत मारते पीटते हैं, डांटते हैं, या हेल्दी माहौल है। टीचर्स कैसे हैं, पीयर ग्रुप कैसा है, यानी साथी समूह, दोस्त कैसे हैं, मीडिया में क्या देख रहे हैं वो, नेगेटिविटीज ऑफ द यूज ऑफ मीडिया कि अगर किस तरह से वो देखते हैं मीडिया को। अगर कुछ नेगेटिव्स भी तो है मीडिया में, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, तो इंटरनेट पे सही चीजें भी हैं और खराब भी। तो ये फैक्टर्स हो गए जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं। ये कई बार ऐसे भी पूछा जाता है डायरेक्ट कि कौन सा एक पर्सनल फैक्टर है और कौन सा नहीं है, ये पहचानना है आपको। तो जो बच्चे से संबंधित फैक्टर है वो पर्सनल फैक्टर है, जैसे बच्चे की एज, उसका इंटरेस्ट, उसका मोटिवेशन का लेवल, उसकी एबिलिटी, उसका एप्टीट्यूड, उसकी इमोशनल कंडीशन, उसका मैचुरेशन लेवल, ये सब पर्सनल है। बाकी जो भी एनवायरमेंट में है वो सब एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे बच्चे का बिहेवियर भी क्या है, पर्सनल हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं फटाफट से और समझते हैं कहानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ पर्सन, एनवायरमेंट एंड बिहेवियर इन लर्निंग स्ट्रेटजीज। ये वही कहानी होगी जो मैंने अभी आपको सुनाई है, उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाता है? यानी जो व्यक्ति है यानी पर्सन है, जो उसका एनवायरमेंट है और जो उसका बिहेवियर है, इन सब के बीच में कुछ रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है, के बारे में कौन सी बात सही है। ठीक, पर्सनल फैक्टर्स हैव नो इफेक्ट ऑन द एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, यानी जो व्यक्तिगत कारक है एनवायरमेंट में उनका कोई रोल नहीं होता। मतलब अगर मान लीजिए मेरी तबीयत खराब है या मेरी एज जो है वो 5 साल है और मेरे को 10 साल की चीजें बढ़ता ही जा रही हैं, तो क्या उस चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो जो पर्सनल फैक्टर है, मेरा इंटरेस्ट है किसी चीज में या नहीं, तो उसका प्रभाव पड़ता है। ये कह रहे हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो गलत बात है। ऑल 3 फोर्सेस जो हमने अभी बात की, चाहे वो पर्सन है, एनवायरमेंट है, बिहेवियर है, इन तीनों का यानी पर्सनल, एनवायरमेंटल एंड बिहेवियरल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर अच्छा एनवायरमेंट होता है, आप अच्छी जगह जाते हैं कहीं पे, आपका मन अच्छा हो जाता है, घूमने गए हैं फॉर एग्जाम्पल, पहाड़ों में गए, भरी गर्मी में दिल्ली की पॉल्यूशन छोड़ के आप गए कहीं पहाड़ों पर, बड़ी अच्छी शांत जगह जहाँ बहुत अच्छा मौसम है, बढ़िया से गाने बजा रखे हैं किसी ने, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, आपके मनपसंद के 2-3 लोग हैं, है ना, तो मूड आपका खुश है। अब इसके आगे नहीं जाऊंगी मैं, कई लोग और माहौल बनाने पे लग जाएंगे, वो सब नहीं करना है ना। तो इतने में आपका क्या है, मूड ठीक हो जाएगा। तो पर्सनल फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर
और आपका बिहेवियर, फिर आप अच्छे से बात करने लग जाएंगे। तो ये क्या हुआ, तीनों चीजें इंटर रिलेटेड हो गई। ठीक, तो तीनों कारक यानी व्यक्ति, वातावरण और व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी एनवायरमेंट से व्यक्ति कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है और बिहेवियर, ये सब तीनों चीजें आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है ना। भरी गर्मी में अगर आप 3 घंटे से कहीं पे खड़े हुए हैं और कोई आपको आसान सी बात भी कहे, हो सकता है आपका मूड खराब हो जाए, जबकि आपका व्यवहार कुछ और निकल के आ जाए। वही बात, वही गाना आपको दिल्ली की गर्मी में सुनाया जाए, बिल्कुल रेड लाइट पे खड़े होकर के, बिना एसी के, बाइक पे या पैदल जा रहे हैं आप, तो मूड अलग होगा वो गाना सुन के। ठीक, तो ऑल थ्री फोर्सेस, पर्सनल, एनवायरमेंटल एंड बिहेवियरल, आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर। लेकिन वहीं अगर आप व्यक्ति वैसे हैं कि जिसका मूड मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ही रहता है, तो एनवायरमेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो भी आपका बिहेवियर ठीक ही रहता है। तो मतलब ये आपस में रिलेटेड है। ठीक, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ अच्छा एनवायरमेंट ही है। देखो एक बार, बिहेवियर सेल्डम अफेक्ट सोशल एनवायरमेंट, यानी व्यवहार से सामाजिक परिवेश पर शायद ही कभी प्रभाव पड़ता है। नहीं भाई, जो आपका व्यवहार है वो भी आपके सोशल एनवायरमेंट, मतलब मान लीजिए मेरा व्यवहार, मैं गुस्से में हूं या सही व्यवहार नहीं कर रही, तो जिस एनवायरमेंट में मैं होंगी वहां भी किसी से सही व्यवहार नहीं करूंगी, फिर उससे सोशल एनवायरमेंट भी आसपास का खराब होगा। तो ये एक बेसिक बात हो गई। फीडबैक तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ऐसा नहीं है सेल्डम अफेक्ट करते हैं यानी कभी कभार करते हैं, नहीं भाई करते हैं। फीडबैक फ्रॉम द एनवायरमेंट कैन नॉट अफेक्ट सेल्फ एस्टीम ऑफ द इंडिविजुअल, यानी एनवायरमेंट से अगर फीडबैक मिला, एनवायरमेंट में टीचर हो सकती है, तो टीचर ने कहा कि हाँ देखो अभी ये पर्सन बिहेवियर और उसका बहुत अच्छा एग्जांपल आया है, अब आप सीटेट क्लियर करेंगे, जिन लोगों की नौकरियां लग गई हैं वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जो अभी मैं देख रही हूँ मेरे कुछ लर्नर्स हैं, जो कोई मनाली घूमने गया हुआ है गर्मियों की छुट्टी में, कोई केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाता है, कोई दिल्ली में पढ़ा रहा है, मान लो कहीं कोई और नवोदय विद्यालय में है, सब इधर उधर घूम रहे हैं अभी गर्मियों की छुट्टियों में मजे करते हुए। तो अभी आप सीटेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद आगे के एग्जाम्स निकालेंगे, फिर ये पर्सन, एनवायरमेंट, बिहेवियर सब चेंज हो जाएगा एक दूसरे को मिला जुला करके। चलिए खैर, तो हालांकि इतना भी रोज ही नहीं होता जो दुनिया है या वर्ल्ड है ना, तब भी समस्याएं तो रहेंगी ही। फीडबैक फ्रॉम द एनवायरमेंट कैन नॉट अफेक्ट सेल्फ एस्टीम ऑफ द इंडिविजुअल, यानी व्यक्ति का खुद में विश्वास, खुद को लेकर के सम्मान एनवायरमेंट से प्रभावित नहीं होता है। अगर आप खराब एनवायरमेंट में, आपके टीचर के द्वारा आपको रात दिन डांट ही पड़ती है, तो क्या होगा, आपका खुद को लेकर के विश्वास कमजोर हो जाएगा कि शायद मैं अच्छा विद्यार्थी नहीं हूं या मैं ठीक इंसान नहीं हूं, ऐसा भी लग सकता है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग। अब तो ये आप फटाफट से सॉल्व कर देंगे, अब इस पे मैं फिर से इतना बड़ा लेक्चर नहीं दूंगी। समालोचनात्मक चिंतन यानी हर एक पहलू से सोच लेना। बताइएगा, स्टोरी इंटरेस्टिंग बताती हैं, अरे फिर क्या मजा आएगा। टीचिंग में स्टोरी टेलिंग नहीं होगी तो कहाँ होगी। मल्टीप्लाई 523 को 62 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो प्रोसीजर है, इसमें थिंकिंग कहाँ लग रही है। When did रिकॉल लगेगी, याद करना लगेगा, अगर लगेगा भी नहीं तो फॉर्मूला लगेगा। When did हरियाणा बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट, तो ये भी रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें थिंकिंग प्रोसेस पे थोड़ी जोर दे रहे हैं, आप दिशाओं में थोड़ी सोच रहे हैं। ठीक, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ द रिवर गंगा, इसमें भी आपको या तो पता होगा या नहीं, तो आप इसमें रिकॉल ही कर रहे हैं, इसमें थिंकिंग पे जोर थोड़ी पड़ रहा है, थिंकिंग प्रोसेस थोड़ी आपकी जागृत हो रही है। हाउ वुड यू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन योर सिटी, क्या आपके शहर में पानी भर जाता है जरा सी बारिश होने पे, ज्यादातर शहरों का यही हाल है। आप अपने शहर में जल में भराव की समस्या का या जल भराव की समस्या का समाधान कैसे करेंगे। अब इसमें आपको बहुत सारा कुछ सोचना पड़ेगा, ओपिनियन क्या है लोगों की, किस लिए पानी भरता है, रोड की स्थिति खराब है, अच्छा किस मौसम में ऐसा होता है, कहां पे ऐसा होता है, फैक्ट्स क्या है, डेटा क्या है, हम क्या कर सकते हैं, 70 चीजें आप सोचेंगे। तो ये जो सोचने पे जोर देना है वो क्रिटिकल थिंकिंग में आएगा, हर एक पहलू से आप सोचेंगे और फिर जाकर के आप आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा और बताइएगा क्या कहता है ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गोल ओरिएंटेशंस, 3 प्रकार की गोल ओरिएंटेशंस होती है मोटिवेशन को लेकर के। गोल ओरिएंटेशंस मोटिवेट्स स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग टू अंडरस्टैंड, निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्य या अभिविन्यास विद्यार्थियों को समझने के लिए सीखने हेतु अभिप्रेरित करते हैं। यानी किस तरह का ओरिएंटेशन, मतलब सेंटर क्या होना चाहिए मोटिवेशन का, कौन सा सेंटर ऑफ मोटिवेशन या ओरिएंटेशन बेटर है। तो 3 सेंटर होते हैं, है ना, और मैं अभी आपको पिक्चर दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, मूवी के उदाहरण से भी और यहाँ पिक्चर देख करके भी। बेस्ट क्या है, मास्टरी ओरिएंटेशन, आपको ही पता होना चाहिए, मास्टरी ओरिएंटेड फोकस्ड, मास्टरी ओरिएंटेड अवॉइडेंस नहीं कि मास्टरी से बचना है कि कहीं मास्टर ना बन जाऊं किसी चीज में, तो वो तो गड़बड़ है। मास्टरी ओरिएंटेशन होनी चाहिए कि मैं पेडागोजी में इतना बढ़िया मेरे को समझ में आता है कि पेडागोजी में तो 30 में से 30 आएंगे, अपने आप आ जाएंगे, बट मेरे को एक एक टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए। तो निपुण बन गए आप किसी चीज के, मास्टर बन गए बेसिकली। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच फोकस्ड, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होती है फर्स्ट आना है आपको, 149 नंबर लाने 150 में से, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन बहुत अच्छा नहीं है ये। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अवॉइडेंस,
तो ये तो फेलियर अवॉइडेंस टाइप का हो जाता है कि आप फेलियर से बचने के लिए। तो देखो 3 प्रकार होते हैं जिसमें बेस्ट क्या है, मास्टरी ओरिएंटेड लर्निंग, ना कि अवॉइडेंस। अचीवमेंट, गोल ओरिएंटेशन, यानी मोटिवेशन भी 3 इस तरह से चलती है कि आप किस चीज को लेकर कितने मोटिवेटेड होंगे, किस तरह का गोल आपने सेट किया है उसके बेसिस पे। तो आप 3 इडियट्स मूवी याद कर लीजिए और आप ये देख पाएंगे कि 3 इडियट में तीनों ही उदाहरण आपके सामने पेश हो जाएंगे। 3 इडियट्स बहुत ही अपने आप में अल्टीमेट मूवी है, अगर पेडागोजी को समझना हो आप 3 इडियट्स देख सकते हैं। ठीक, तो मास्टरी ओरिएंटेशन की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे बेस्ट तरीका है जो हमने रणछोड़ दास छाछड़ में देखा, रेंचो में, कि वो क्या है, डिग्री मिल रही है नहीं मिल रही है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट मजा आ रहा है सीखने में, उसको इंटरेस्ट है साइंस में या उस काम में या कॉलेज में, तो मजे के लिए सीख रहे हैं। लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, मास्टरी के लिए कि सब कुछ आ जाए मुझे, सब कुछ पता हो, ये है मास्टरी। ठीक, फेलियर अवॉइडेंस कौन है, राजू रस्तोगी, याद आ रहा है, विफलता परिहार उन्मुखीकरण, के फेलियर से बचना है, बस किसी तरह से पास हो जाऊं, ये है फेलियर अवॉइडेंस, कि कहीं फेल ना हो जाऊं, बस 33% आ जाए पास हो जाऊं, 90 नंबर आ जाए सीटेट में पास हो जाऊं। मास्टरी वाला क्या है, उसको ये सीटेट का पूरा सिलेबस इतने अच्छे से पढ़ देना है, एनसीईआरटीज भी पढ़ लूंगा सारी, पेडागोजी की मैराथन भी देख लूंगा या देख लूंगी, अच्छे से समझ लूंगी, कॉन्सेप्ट समझा भी दूंगी अपने दोस्तों को, इस तरह से समझनी है, फिर नंबर अपने आप आ जाएंगे अच्छे। यह है मास्टरी ओरिएंटेशन। तीसरा व्यक्ति है प्रदर्शन दृष्टिकोण वाला, जिसको परफॉर्मेंस अप्रोच कहते हैं, इसको चतुर कहेंगे हम यहाँ पे, जो जिसका ध्यान सिर्फ परफॉर्मेंस पे कि मुझे तो फर्स्ट आना है, रट के आओ सीख के आओ कैसे भी आओ, बस फर्स्ट आना है, परफॉर्मेंस परफॉर्म करना है। तो इसमें इसको भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। सबसे बेस्ट है मास्टरी, क्योंकि यहां पे रीजन बाहर नहीं है सीखने का, इन दोनों में फेलियर का डर है तो रीजन बाहर हो गया काम को करने का, परफॉर्मेंस अप्रोच में रीजन एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल हो गया तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गई। तो इंटरनल है मास्टरी ओरिएंटेशन और यही बेहतर अप्रोच है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। तो ये चतुर का आपको पता ही है, परफॉर्मेंस के चक्कर में अब रट्टे ही लगाने हैं उसको, फिर वो बलात्कार को चमत्कार या चमत्कार को बलात्कार, आई थिंक इस तरह के शब्द, मतलब कुछ भी बोल रहा है वो, उसको खुद नहीं पता, मूवी आपने देखी होगी। तो ये कहानी है। तो मास्टरी ओरिएंटेशन बेस्ट होती है। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, फटाफट से देखेंगे, 8-10 क्वेश्चन और हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच ऑफ इमोशंस लाइकली टू बी एक्सपीरियंस्ड इन बाय द स्टूडेंट्स स्पेसिफाइड कॉन्टेक्स्ट, यानी किस परिस्थिति में कौन सी भावना बच्चे के अंदर आएगी आपको ये पहचानना है। जैसे भावना है फ्रस्ट्रेशन, है ना, यानी कुंठा, भावना आपकी दोस्त नहीं, यहाँ पे कुंठा की बात हो रही है, एक इमोशन की बात हो रही है, भावना की। ठीक, तो कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन कब आएगी, व्हेन एक्टिविटी इज वैल्यूड एंड देयर इज लो कंट्रोल ऑफ स्टूडेंट ओवर लर्निंग, यानी जब गतिविधि, वो काम तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वैल्यू है उस काम की, लेकिन विद्यार्थी का अधिगम पर कम नियंत्रण होता है। यानी आपको पेपर क्लियर करना है सीटेट, लेकिन आप पढ़ते ही नहीं है, काम पे कंट्रोल ही नहीं है आपका, सिलेबस जितना कवर हो जाना चाहिए था हुआ ही नहीं है, तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी फिर कि मैम इस बार तो नहीं हो पा रहा। जबकि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके लगे रहें, इस पर कंट्रोल ले आए, थोड़ा जितना बेहतर हो सकता है, 1 महीने की स्ट्रेटजी में मैं शेयर करूंगी, तो कुंठा आएगी। फ्रस्ट्रेशन कब आएगी, जब आपके लिए महत्वपूर्ण तो है कोई काम लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं उसको, लर्निंग पे आपका कंट्रोल नहीं है, उतने घंटे आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन आएगी। अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो सब थोड़ी दुनिया में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा कब एग्जाम हुआ कब नहीं हुआ, सरकारी नौकरी मिली नहीं मिली, सब थोड़े ना कर रहे हैं, सबकी जिनकी परिस्थितियां हैं या जिनको मोटिवेट कर दिया गया उस तरह से वो कर रहे हैं। तो फ्रस्ट्रेशन कब आएगी, जब आपके लिए एक्टिविटी भी वैल्यूएबल हो। अगर मेरे लिए सीटेट का एग्जाम ही वैल्यूएबल नहीं है, मान लो 16 जून को यूपीएससी का एग्जाम है, मेरे कुछ फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, है ना, मेरे एक स्टूडेंट हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो अब वो लोग लगे हुए हैं, उनके पास अभी समय नहीं है ना, वो कह रहे हैं यार अगले महीने मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये वैल्यू है उस एक्टिविटी की। क्या हमारे लिए वैल्यू है 16 जून को हमारा कोई एग्जाम है, नहीं, सीटेट का एग्जाम है 7 जुलाई को, उसके लिए मैं चिंतित हूं, उसके लिए आप चिंतित है। तो अगर एक्टिविटी को वैल्यू नहीं मिलेगी तो फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी। अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है तो कहां से फ्रस्ट्रेशन आएगी। तो एक तो एक्टिविटी वैल्यूड है, दूसरा लो कंट्रोल है आपका लर्निंग के ऊपर, फिर तो कुंठा आएगी ही आएगी। सेकंड है एंग्जाइटी। कब आती है एंग्जाइटी, व्हेन सक्सेस इज एक्सपेक्टेड। अगर आपने बहुत अच्छा पेपर दिया है, बढ़िया, आपको पता है कि यार इस बार तो हो ही जाएगा, तो आपको चिंता होगी, एक्चुअल में चिंता नहीं होगी, वो थोड़ी बहुत देर के लिए आपको आउट ऑफ एक्साइटमेंट कुछ फील हो जाए, तो चिंता एंग्जाइटी तब थोड़ी होती है। चिंता तो तब होगी जब आपको कोई चीज बॉदर कर रही है। जॉय मतलब मजा या आनंद कब आएगा, व्हेन सक्सेस इज नॉट अचीव्ड। सक्सेस नहीं मिली तो आनंद आता है, नहीं आता, वो आप आनंद लेने लगते हैं। बट आप देख रहे हैं अभी वर्ल्ड कप में जो फाइनल था ना, शायद फाइनल ही था आई थिंक, तो इस बार का जो मैच था, जो वर्ल्ड कप था, पिछले साल की बात हो गई शायद अब, तो वो जब हम हारे तो सारे प्लेयर्स रो रहे हैं, सबको हम देख रहे हैं, सबके चेहरों पे दिख रही है शक्ल, तो वो जॉय थोड़ी है कि जब सक्सेस अचीव नहीं होती तो जॉय आता है, दुख आता है भाई, बाद में आप कुछ भी कह लो। ग्रेटिट्यूड की अगर हम बात करें, व्हेन फेलियर इज सीन एज कॉज्ड बाय अदर्स, यानी कृतज्ञता कब आएगी, ग्रेटफुलनेस कि यार बहुत अच्छा किया, थैंक यू गॉड या थैंक यू टीचर।
ठीक, तो जब असफलता को इस रूप में देखा जाता है कि उसका कारण कोई और व्यक्ति है तो ग्रेटिट्यूड आता है। भाई अगर आपने ये मान लिया कि फेलियर तो टीचर की वजह से हुआ है, मेरी वजह से थोड़ी हुआ है, तो फिर कहां से आप कृतज्ञ थोड़ी होंगे कि थैंक यू टीचर। आप तो कहेंगे यही है कमबख्त, इसी ने कराया सत्यानाश, इसी तरह की बातें करेंगे ना। कृतज्ञता तब आती है जब आप लोग रिजल्ट में जो है अच्छा करके आते हैं और आपको लगता है कि ये जो सक्सेस है इसमें सामने वाले व्यक्ति का है या लेट्स लर्न का है या हिमांशी का है या इस किताब का है, इस व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है, और आप लोग हजारों की संख्या में आकर कमेंट करते हैं, वो ग्रेटिट्यूड है, क्योंकि आपने क्रेडिट दिया है किसी को अपने सक्सेस का। तो ये उल्टा नहीं हो सकता। तो इसमें एक ही ऑप्शन है फ्रस्ट्रेशन वाला सही है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। रजौरी एक बच्ची है और रजौरी स्कूल टीचर, सॉरी टीचर है भाई, रजौरी a स्कूल टीचर wants to facilitate development of metacognitive skills, परासंज्ञानात्मक, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। मैंने पहले ही क्वेश्चन में बहुत कहानी सुनाई थी आपको मेटाकॉग्निशन को लेकर के। हाँ भाई थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। रजौरी एक स्कूल अध्यापक अपने विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के विकास को सुसाधित करना चाहती हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? मेटाकॉग्निटिव यानी थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग, बताइएगा फटाफट से। तो अगर हम देखें, आस्क स्टूडेंट्स टू शेयर द स्टेप्स फॉलोड बाय देम इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, गिव कंटेंट टू मेमोराइज, रटने के लिए नहीं, रटने से तो मेटाकॉग्निशन नहीं आएगा, थिंकिंग से आएगा। स्टेप शेयर कर दिए बाय देम इन सॉल्विंग अ गिवन प्रॉब्लम, जब स्टेप शेयर कर दिए तो ये तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हो गया, इसमें दिमाग पे जोर कहाँ है, थिंकिंग कहाँ लग रही है? थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग, कहीं प्लानिंग नहीं हो रही, रिव्यू नहीं हो रहा, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, स्ट्रेटेजी नहीं बन रही, तो कहाँ से मेटाकॉग्निशन है? वो 4-5 चीजें होनी तो चाहिए। असेस स्टूडेंट्स फॉर देयर डिक्लेरेटिव नॉलेज ओनली, डिक्लेरेटिव नॉलेज होती है आपको डेफिनेशन पता है किसी चीज की, स्टेप्स पता है, प्रोसीजर होता है जब आपको नहीं, स्टेप्स तो आ जाएंगे प्रोसीजरल नॉलेज में। डिस्करेज स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन प्रोसीजरल नॉलेज, यानी आपको बच्चों को आप डिस्करेज कर रहे हैं कि प्रोसीजरल नॉलेज पे ध्यान मत दो। प्रोसीजरल नॉलेज होती है कि आपने मान लो साइकिल चलाना आता है आपको, तो आप स्टेप बाय स्टेप बता पाएंगे, वो प्रोसीजर है। डिक्लेरेटिव है जो आपको डेफिनेशन वाली याद है, जबकि प्रोसीजरल नॉलेज अच्छी होती है, इसको डिस्करेज नहीं एनकरेज करना चाहिए। तो ये भी गलत हो गया। अब कुछ तो गड़बड़ है जहां हमने, क्योंकि चारों ऑप्शन तो गलत नहीं हो सकते ना, मैंने चारों को कट कर दिया है। देखते हैं, रजौरी जो है एक स्कूल टीचर है और मेटाकॉग्निटिव स्किल्स की बात कर रहे हैं। विद्यार्थियों को उन चरणों को साझा करने के लिए कहना जो उन्होंने दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए प्रयुक्त तो किए हैं। ये बात एकदम सही है भाई, है ना, ये बात एकदम सही है, मैंने गलत पढ़ लिया इसको। आस्क स्टूडेंट्स टू शेयर द स्टेप्स, मैंने सिर्फ यहीं तक पढ़ के छोड़ दिया, इसलिए पूरा पढ़ लेना चाहिए, ये आप मेरी गलती से भी सीख सकते हैं। आस्क स्टूडेंट्स टू शेयर द स्टेप्स फॉलोड बाय देम इन सॉल्विंग अ गिवन प्रॉब्लम। अब इसको अगर हम ठीक से समझेंगे तो ये एक बात कहता है कि जब मान लीजिए आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व की, बच्चों को आपने कोई प्रॉब्लम दी कि भाई एक काम करना, ये बताओ पॉल्यूशन कैसे कम करें, है ना, तो या कोई और आपने क्वेश्चन कहा उसको, मान लीजिए कोई बेसिक क्वेश्चन था जिसमें a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगना था। अब उससे कह दिया कि मान लो क्वेश्चन सॉल्व करके ले आया बच्चा, तो या फॉर एग्जाम्पल आपके किसी दोस्त को बहुत अच्छी डिश बनानी आती है, मान लीजिए उसको पनीर बनाना आता है, और आप उससे कह रहे हैं कि यार तुमने वो उस दिन जो पनीर बनाया था उसके स्टेप्स बताना कैसे कैसे किया था। तो अब वो सोचेगा, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, जो उसने उस दिन किया था उस पर वो सोच रहा है, तो ये मेटाकॉग्निशन है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था, इन स्टेप्स पे वो सोच रहा है, स्टेप्स बताने के लिए उसको फिर से रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन, यानी मनन कर रहा है वो कि उस दिन क्या किया था, प्रकाश डाल रहा है कि उस दिन क्या किया था। तो ये ए ऑप्शन यहाँ बेटर हो जाएगा, बाकी के 3 दूर दूर तक भी सही है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा और फटाफट से जवाब दीजिएगा। एक्टिव एंगेजमेंट, यानी बच्चा जो है एक्टिवली एंगेज्ड है, यानी एंगेजमेंट वो वाली एंगेजमेंट नहीं है कि रिंग पहना दो ये कर दो, वो वाले तमाशे वाली एंगेजमेंट नहीं है, समझा जाए इसको। ये है बच्चा सक्रिय रूप से इन्वॉल्व है क्लासरूम में, ठीक है ना। तो एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स रिक्वायर्स अ क्लासरूम कल्चर विच प्रमोट्स, कैसा कल्चर होना चाहिए जहां बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व हों? फटाफट से बताओ। कोई कह रहा है मैम फास्ट, सुबह ट्यूशन पढ़ाने जाना है, मैं समझ सकती हूँ आपकी समस्या, इसीलिए मैंने 7 बजे का टाइम किया था। कोशिश रहेगी कल से वापस से 7 ही कर दें। आप में से हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं 9 ही रख लो। फटाफट से करते हैं, क्योंकि अब ये डिस्क्राइब करना इसको इसलिए जरूरी है क्योंकि 10 नंबर का सवाल है, अगर आप अच्छे समझ लेंगे तो इसके बाहर नहीं जाएंगे 10 नंबर। एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स रिक्वायर्स अ क्लासरूम कल्चर, कैसा कल्चर होना चाहिए जहां बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व हो। रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का पुनरुत्पादन, यानी रट्टे लगाओ और पेपर पे उल्टी कर दो, मतलब लिटरली मतलब समझ लेना इसको, मतलब रिप्रोड्यूस कर दो, उलट दो वो सब कुछ जो रट्टा लगाया था, नहीं, इससे बच्चा एक्टिव नहीं होगा। मियर रिकॉल, 2 एकम 2 2 दूनी 4 याद कर लिया, कोई स्टेप कोई डेफिनेशन उसको रिकॉल करके बता दो, नहीं। रिफ्लेक्शन, यस, चिंतन मनन होगा, यहाँ पे प्रकाश डालेगा बच्चा, सोचेगा उस बारे में, और चर्चा में भी बच्चा एक्टिव होगा, तो एक्टिव एंगेजमेंट होगी। रिफ्लेक्शन और डिस्कशन 3rd और 4th
जो कि फोर्थ ऑप्शन में गिवन है। आप लोग 75% लोग सही जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 24 कहता है स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन एक्टिविटीज। कैसी एक्टिविटीज होती हैं जहां बच्चे बेस्ट तरीके से सीख पाएंगे? विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीखते हैं यदि कैसी गतिविधियां हो जहां आर कॉन्टेक्चुअलाइज्ड एंड हैव रियल लाइफ एप्लीकेशन। बस बढ़िया है, बच्चा एक्टिव है, रियल लाइफ। फिर भी देख लेते हैं, आर इररेलेवेंट टू स्टूडेंट्स लाइफ, बच्चे के जीवन से कोई दूर दूर तक नाता ही ना हो ऐसी एक्टिविटीज। तो बच्चा तो जीवन से नहीं जुड़ी लर्निंग, जो कि एनसीएफ भी कहता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहेगा, तो काम की नहीं है। डू नॉट इवोक प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चे के पूर्व ज्ञान से ही नहीं जुड़ी। और हमने आज डिस्कस किया कि भाई बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ो आप अधिगम को। आर मच बियॉन्ड कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, देखो बच्चे का जो संज्ञानात्मक स्तर है, जो करंट लेवल है उसकी सोच का, उसकी मेच्योरिटी का, अगर आपने उसके बहुत आगे की चीज उसको बता दी तो भी इसके वो काम की नहीं है, बच्चा नहीं सीख पाएगा। बच्चा अगर 8th क्लास में आप 11th क्लास की बात बता देंगे तो वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो जो जिस स्तर पे उसका दिमाग है उस स्तर की बात कीजिए आप उससे, तो संदर्भानुसार हो और वास्तविक जीवन में अनुपयोगी हो। ऐसा नहीं कि सारी क्लास में एक क्लास में सारे बच्चों का दिमाग एक ही लेवल पे होगा, कुछ बच्चे होंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखेंगे आपको। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर, फटाफट से बताइएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 25। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट रिफ्लेक्टिव स्किल्स, यानी चिंतन कौशल विकसित हो बच्चों में, टीचर को क्या करना चाहिए? बच्चे को एक्टिव रखना चाहिए। फटाफट से जवाब दे दो। अब मैं जूस पी के बोर हो गई हूँ, अब और नहीं पीऊंगी, अब मैं पानी पीऊंगी। आप देंगे जवाब। फटाफट से बताइएगा। 90% लोग जो हैं सही जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब आप समझ चुके हैं चीजें। क्या कह रहे हैं आप? फर्स्ट 93% लोग कह रहे हैं एनकरेज सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही है, बच्चा एक्टिव है यहाँ। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो भी कहती है 360 डिग्री असेसमेंट होना चाहिए, 360 डिग्री, यानी बच्चा सेल्फ असेसमेंट भी करे, टीचर भी उसका असेसमेंट करे, और उसके जो दोस्त हैं, पीयर्स, जो दोस्त यार मित्र हैं, वो भी उसका असेसमेंट करें। तो ये होलिस्टिक असेसमेंट हो जाएगा। तो विद्यार्थी खुद का भी आकलन कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं उनको खुद से क्वेश्चनिंग करने के लिए। आस्क स्टूडेंट्स टू कॉपी करना नहीं भाई, नेगेटिव हो जाएगा। फोकस ऑन शेपिंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स में रट्टाफिकेशन हो जाता है। रिकॉल अगेन नेगेटिव हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन ही बचता है। रिकॉल मेमोराइजेशन दोनों ही नेगेटिव हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है लर्निंग इज पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी अधिगम जो है वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होगा, सकारात्मक रूप से मदद मिलेगी लर्निंग में यदि सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी बच्चे विद्यार्थी जो हैं क्लास में बिलोंग्ड महसूस करते हैं कि हमारी क्लासरूम है, हम तो यहीं से बिलोंग करते हैं, तो हमारी टीचर है, ये तो हमारा दोस्त है। ऐसा ही होता है जब आप लोग रियल में मिलते हैं, जबकि हम लोग इतने सालों से ऑनलाइन में मिल रहे हैं। ऑफलाइन भी क्लासेस हुई हैं, सब कुछ हुआ है, बट ऑनलाइन में बहुत संख्या, आप लोग शायद 47 लाख लोग चैनल से जुड़ चुके हैं और पता नहीं करोड़ों की संख्या में लोगों ने वीडियोस को देखा है। तो जब हम रियल में मिलते हैं कई बार, तो जो दो तरह के लोग होते हैं, क्योंकि मेरे जो कुछ क्लिप्स हैं वो वायरल टाइप की हो गई थी पिछले कुछ सालों में। तो एक ऑडियंस वैसी है जो जिसने कभी पढ़ाई नहीं की मेरे से, वो सीटेट नहीं पढ़ती, बट उन्होंने देखा हुआ है कोई तो मोटिवेशन की कोई रील देख ली, जो कि वो हम बातें करते रहते हैं अतरंगी संडे वार्ता से, जो पुरानी संडे वार्ता है वो लोगों ने निकाल के डाल दी, जब शॉर्ट वीडियोस का जमाना नहीं था तब से मैं यूट्यूब पे हूं। तो अब हुआ क्या, एक तो ऑडियंस ये हो गई जो शॉर्ट वीडियोस देखती है, रील्स देखती है, ठीक, कुछ लोग हैं जो रील्स देखते हैं, और कुछ लोग हैं जो आपके पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। ये जो शॉर्ट्स और रील्स वाले लोग जब मुझे आसपास मिलते हैं, मान लीजिए कोई थिएटर में, कहीं रोड पे, मार्केट में, कहीं तो मिलेंगे, तो रील्स वाले लोग थोड़े से हो सकते हैं वो एक बार को सकुचाएं कि यार जाएं कि नहीं जाएं, हाय बोलें कि नहीं बोलें, है ना, या फिर पहचानने की भी कोई तो होगा जो कोशिश करेगा, उसको नाम पता भी ना हो। लेकिन ये जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो सीटेट के लिए पढ़ाई कर रहा है, किसी भी एग्जाम के लिए, या जॉब ले चुका है, सीटेट कर चुका है, या पढ़ाई की है कभी भी, वो भागते हुए आता है, उसको कोई डर भय शर्म कुछ नहीं है, जो कि होनी भी नहीं चाहिए, ये तो मैं मजाक कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स, कि भाई ये तो मेरा टीचर है ना, ये तो अपनी ही है, क्या दिक्कत है। तो ये हुआ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स। सिंपल है कि बच्चा जो है क्लासरूम में बिलोंग महसूस करे, ठीक। एग्जाम सेंटर्ड पेडागॉजीज, जो परीक्षा आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां हैं, यानी सिर्फ एग्जाम को सेंटर बनाओ नहीं, एग्जाम को नहीं, लर्निंग को सेंटर बनाना है। एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमिलिएशन, बच्चे को अपमानित करें, ये अनुभव अच्छा बनाएगा लर्निंग को पॉजिटिवली, नहीं, नेगेटिव है ये तो। रिसोर्स रिच क्लासरूम होनी चाहिए जहां टीचिंग लर्निंग मटेरियल वैरायटी के हों। तो फर्स्ट और फोर्थ यहां पॉजिटिव हैं, बाकी सारे जो हैं नेगेटिव हैं, जो कि आप लोग 73% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखना एक बार क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। इन व्हाट वे अ टीचर शुड रिस्पॉन्ड टू द रिपीटेड एरर्स मेड बाय अ स्टूडेंट।
तो अध्यापक को विद्यार्थियों द्वारा बार बार की गई त्रुटियों के प्रति किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? फटाफट से बताइए। जी धन्यवाद करण, बताइए। तो अध्यापक को विद्यार्थियों द्वारा बार बार की गई त्रुटियों के प्रति, यानी बार बार बच्चे गलती कर रहे हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए? टेल द करेक्ट आंसर विदाउट एनी कमेंट, बिना कुछ किए सीधा आंसर बता दो। सीधा आंसर बताना कभी भी सिखाने का सही तरीका नहीं है। थॉरोली एनालाइज द एरर्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट अकॉर्डिंगली, पहले आप एनालाइज करेंगे भाई कि गलती है कैसी, किस नेचर की गलती हो रही है, कहां दिक्कत आ रही है, ये आप एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे इस बात का, समझेंगे इस बात को और फिर हेल्प देंगे। डिडक्टिंग द मार्क्स स्ट्रेट फॉरवर्डली, सीधा नंबर काट लो तो इससे क्या होगा? एलिमिनेट कर देंगे एरर्स को, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देंगे बच्चे को? नहीं भाई, आप क्या देंगे? डायरेक्ट सीधा नहीं, सही कर देते हैं बट मौका देते हैं, एनालाइज करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, चैलेंज करेंगे और ठीक हो जाएगी लर्निंग जो है। चैलेंज का मतलब ये नहीं यहाँ पे वो चैलेंज आप ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन के केस में भी करते हैं एट टाइम्स। चैलेंज का मतलब ये नहीं कि बच्चे को ह्यूमिलिएट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनहेंसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स, बच्चों में समस्या समाधान को बढ़ावा किससे मिलेगा? फटाफट से बता दो। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है पिछले कई सालों में, अलग अलग तरीके से, बस ऑप्शन चेंज कर देता है। तो फंक्शनल फिक्सनेस, अभी आपको बताया था फंक्शनल फिक्सनेस बिल्कुल सही तरीका नहीं है। ये कौन सा तरीका है कि फंक्शनल फिक्सनेस मतलब आपकी सुई अटक गई है एक ही बात पे, कि आपको लगता है कि किसी काम को करने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है ना? ये फंक्शनल फिक्सनेस है कि पेन को सिर्फ लिखने के लिए यूज किया जा सकता है, जबकि पेन को लोग क्रांति के लिए यूज कर रहे हैं, पेन को लोग हेयर बन बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, क्लिप की तरह यूज कर रहे हैं। पता नहीं, लोग तो इंडिया, वो आजकल चलता है ना इंस्टाग्राम पे कि इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, तो देश में पेन तो पता नहीं किस किस चीज के लिए लोग यूज कर रहे हैं। पहले मैं एग्जाम्पल देती भी थी कई बार, तो या कोई और भी चीज, फॉर एग्जाम्पल, तो हम जुगाड़ वाली स्थिति है ना हमारी। अब कोई टी शर्ट आई थी पहनने के लिए, पुरानी हो गई, उसको घर में पोंछे के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो फंक्शनल फिक्सनेस नहीं है इसका मतलब हमारे अंदर। ठीक। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है? कन्वर्जेंट थिंकिंग तो संकुचित हो जाती है, यानी एक पॉइंट पे आके, जैसे इन 4 ऑप्शंस में से एक सही है, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है। तो ये क्रिएटिविटी को बढ़ावा नहीं देती, प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा नहीं देती। रिस्पॉन्स सेट भी एक ही तरीका सेट है आपका, जिसको आप मान लेते हैं यूज ऑफ, ये एक काइंड ऑफ फंक्शनल फिक्सनेस और ये दोनों जुड़े हुए होते हैं। यूज ऑफ ह्यूरिस्टिक्स, खोजबीन या अन्वेषण का प्रयोग। ये जो ह्यूरिस्टिक है ये शॉर्टकट हैं, फंडे हैं, शॉर्टकट्स हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। कैसे? हमें बताए, ये शायद प्रूवन ना हो, रैशनल ना हो, लॉजिक ना हो इनके पीछे, बट ये काम कर जाते हैं कई बार। जैसे रिमोट काम नहीं कर रहा होता घर में, हम 2 बार ऐसे कर लेते हैं। अब इसका साइंटिफिक रीजन हो सकता है हमें पता हो, नहीं पता हो, बट काम कर जाएगा हमारे लिए, ये हमारा फंडा है, शॉर्टकट है। तो ह्यूरिस्टिक प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्पफुल होते हैं। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 पे 2-3 सवाल और हैं। सुलेखा पार्टिसिपेट्स ईगरली इन द डांस कॉम्पिटिशन ओनली बिकॉज शी इज इंटरेस्टेड इन विनिंग द फर्स्ट प्राइज ऑफ कैश। ये इस बार भी क्वेश्चन पेपर 2 में पूछा गया था, जो जनवरी 2021 का पेपर हुआ है। सुलेखा एक बच्ची है जो नृत्य प्रतियोगिता में, मतलब इस तरह का ही कोई क्वेश्चन था। सुलेखा नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार चाहिए। भाई कैश प्राइज चाहिए। हो सकता है सुलेखा के परिवार में बहुत दिक्कत हो सकता है सुलेखा को कोई चीज लेनी हो अपने लिए, कुछ भी हो सकता है, बट सुलेखा मोटिवेटेड है किस लिए? डांस कंपटीशन में। इसलिए नहीं कि डांस में इंटरेस्ट है, होगा डांस में, लेकिन उससे ज्यादा जो रीजन है सुलेखा का वो है फर्स्ट प्राइज लेके आना है कैश में। 11,000 रुपए या 1,100 रुपए मिलेंगे। ये क्या रीजन है? इसका रीजन है बाहर, ये रीजन बाहर है, एक्सटर्नल है। रीजन कुछ भी हो लेकिन ये एक्सटर्नल रीजन है। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गई सिंपल। फेलियर अवॉइडिंग तो नहीं है, ये फेलियर से बचना थोड़ी चाह रहे हैं, किसी तरह से फेल ना हो जाऊं, कोई तो अवार्ड मिल ही जाए। मास्टर भी नहीं है कि मुझे डांस पसंद है तो इसलिए डांस कर रही हूँ, या इंट्रिंसिकल भी नहीं है कि मतलब डांस में मास्टर बनना है, ऐसा भी नहीं है, और इंट्रिंसिकल भी नहीं है कि रीजन अंदर है जो कि मास्टरी में होता ही है। तो इसलिए दोनों ऑप्शन दे दिए क्योंकि दोनों को होना ही नहीं था। मास्टरी में रीजन अंदर ही होता है किसी काम को करने का। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अ मिडिल स्कूल टीचर वांट्स टू एनेबल मीनिंगफुल लर्निंग बाय हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू मेक कनेक्शंस बिटवीन कॉन्सेप्ट्स एंड रियल वर्ल्ड। जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं क्लास में, मान लो नाउन का कॉन्सेप्ट है, उसको वास्तविक दुनिया से जोड़ देना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड बी एन एप्रोप्रिएट पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी? कौन सा तरीका सही होगा कि आप एप्रोप्रिएट पेडागोजी से जोड़ पाए इसको? फटाफट से बताइएगा। पहला है लेट द स्टूडेंट्स लर्न बाय द मेथड ऑफ स्टिमुलस रिस्पांस। नहीं, ये स्टिमुलस रिस्पांस जहां दिख जाए ये नेगेटिव ही है अपने आप में, पूरे सीटेट में। लेट द स्टूडेंट्स रिसर्च ऑन करंट इशू इन, ये हम पहले यूज करते थे, आजकल हमारी शिक्षा प्रणाली में हम इसको यूज नहीं करते हैं। मतलब ओवर्टली होता तो है ही, बट हमारी जो मेथड्स हैं वो इसको मानते नहीं है। करंट इशू इन स्मॉल ग्रुप्स, बच्चा सबसे ज्यादा जहां एक्टिव है, सिंपल आंसर वही है। सेकंड ऑप्शन में लग भी रहा है। मेमोराइज करना कोई पॉजिटिव तरीका नहीं है। वर्कशीट दे दो सिर्फ मल्टीपल चॉइस की, इसमें भी कोई सोच पे प्रभाव पड़ नहीं रहा बच्चे के, सबसे ज्यादा एक्टिव है बच्चा सेकंड ऑप्शन में। आज के लिए आखिरी सवाल, फिर आप अपने घर और मैं अपने। हालांकि हम दोनों ही अपने अपने घर हैं, लेकिन हमें करना है डिनर और आपको सोना है, तो
विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा आप समझते हैं इंटरनल मोटिवेशन, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, फटाफट से बताइए। जिसका रीजन अंदर है वो आंतरिक मोटिवेशन है और ये पॉजिटिव होती है, बेहतर होती है सीखने के लिए। फटाफट से बताइएगा। सिलेबस डन है दी, मॉक में पता नहीं क्यों मार्क्स नहीं आते हैं। कौन सा मॉक दे रहे हो पहले तो ये मैटर करेगा। नाम रख दिया अपना अपना ठकुराइन, क्या हो गया हमारे देश को। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें, फटाफट से बताना क्या रही है आपकी चॉइस है। देखिएगा पोल तो तुरंत गायब कर देती है मैडम, सही टाइम पर पोल देती नहीं है, और जो आंसर देने आओ तो पोल गायब। माधुरी पोल मैं नहीं लगा रही हूँ, ये श्रेय हम राहुल को देंगे। वैसे हो सकता है आपके इंटरनेट में दिक्कत हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो जवाब दे ही दे रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा जल्दी भी हो जा रहा हो कुछ क्वेश्चंस में। तो अगर हम देखें यहाँ पे 84% लोग 4th ऑप्शन दे रहे हैं, तो समझते हैं कहानी क्या है। देखो 3700-3800 लोग जवाब दे चुके हैं लगभग। देखना 4th ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं, यानी रीजन इंटरनल होना चाहिए, इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा का रीजन भी अंदर ही होगा। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम कॉम्पिटिशन, तो ये तो बाहरी रीजन हो गया, तो बाहरी रीजन है तो ये तो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम अ फियर ऑफ पनिशमेंट, रीजन क्या है, डर पनिशमेंट का, बाहर है, बाहर से मिलेगी। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल रिवॉर्ड, रीजन क्या है, बाहर यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन है। इंटरनल एक ही ऑप्शन बचता है, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम पर्सनल एंजॉयमेंट ऑफ द टास्क, यानी वो अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत आनंद से आती है, किसी काम को करने में मजा आता है आपको, उससे जो इसलिए आप वो काम कर रहे हैं, तो आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं। और ये एक अच्छा तरीका है कि लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए सीखना बेस्ट है। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। आउट ऑफ 31 क्वेश्चंस कितने आपके ठीक हुए वो आप कमेंट्स में बताएंगे। इसका जो पीडीएफ है, जो पेंडिंग पीडीएफ है, 1-2 दिन में सारे ही दे देंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो, सीटेट के बैच में या अदर बैचेस में भी आप एनरोल कर सकते हैं। करियरविल ऐप डाउनलोड करके वहाँ टीचिंग सेक्शन में जा करके जो भी बैचेस चल रहे हैं वो आपको दिख जाएंगे। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आउट ऑफ 31 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए वो आप बता देंगे यहाँ पे कमेंट्स में। और कई लोगों को 9 बजे का टाइम सही लग रहा है देना, इनको एक बार पोल देना 9 के साथ। लाओ दे दो लैपटॉप, दो फटाफट 9 के साथ फिर से बताओ आज। हालांकि मैं 7 बजे मेरे लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा अब, क्योंकि चक्कर क्या हुआ है कि देख लो, बट अभी तो 1 महीने की बात है। हाँ, विच टाइम सूट्स यू। अच्छा, ये कैपिटल लेटर्स में ही टाइम जो है 7 PM और 9 PM। फटाफट से बताना, पोल आपके सामने आ चुका है। 9 बजे कर दीजिए। 9 बजे आप लोग काफ़ी लोग कह रहे हैं यार, 7 बजे भी कह रहे हैं। अब पोल में जवाब दो, यहाँ मत लिखो, फटाफट से बताओ। 60% लोग 9 बजे वाले हैं। 56 हो गए, अब 55 रह गए, 60 हो गए। खेल लो आप आराम से। देखो एक बार, अगर हम बात करें यहाँ, अब इसकी कोई, अच्छा लो ये अभी तो चलते रहने देना पोल। देखो एक बार, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ, प्री नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, मैंने दिए हुए हैं लगभग सारे ही सब्जेक्ट्स के। कितने आए पता नहीं, पर समझ में अच्छे से आया, बट हाँ वो इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। मास्टरी लर्निंग की तरफ बढ़ रहे हैं आप, हालांकि पेपर में समय कम है। दिन में रख दीजिए यार, दिन में तो नहीं रख पाऊंगी उससे पहले, क्योंकि बैच की भी क्लास होती है फिर। ओके ठीक है, प्रीवियस पीडीएफ भेज देंगे, 3-4 पेंडिंग है आई नो। 58% लोग हैं यहाँ जो कह रहे हैं कि 9 PM रखिए क्लास, और 42% लोग हैं जो कह रहे हैं कि 7 PM रखिए। चलिए देख लेंगे, वैसे गर्मियों की छुट्टियाँ अब आ चुकी हैं तो 9 बजे रख भी सकते हैं। अभी कल कोशिश करूँगी मैं 7 बजे ही ले पाऊँ, अगर नहीं बन पाती बात तो फिर 9 बजे तो लूँगी ही, लेकिन कोशिश रही क्लास डेली हो जाए एटलीस्ट। तबियत सुधर भी रही है, बेटर है पहले से। चलिए थैंक यू मैम, सच में आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आपको देख के मैं मेहनत करना सीख गई हूँ। थैंक यू सो मच रचा। हालांकि आजकल मैं उतना हार्ड वर्क नहीं कर पाती हूँ जितना आई यूज टू डू पहले, तबीयत और बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं एक समय के बाद। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे, ठीक है, थैंक यू। डिनर में क्या बनाया आज? आज बनी है लौकी की सब्जी, और कई जगह कद्दू कहेंगे उसको, कई जगह घिया कहेंगे यूपी के कुछ क्षेत्रों में, और बिहार में कद्दू ही कहते हैं, हाँ, और रोटी और रायता। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। हमारे कुक जो हैं वो कर रहे हैं वेट, उनको हमें भेजना है, आज बहुत लेट हो गया। चलिए बाय।